रश्मि, बहुत आपने लिखा है, तो आप मुझे बताओगे हमने लास्ट लेक्चर क्या रिवाइज किया था, क्या समझा था? सर एक तो हमने क्रॉप फैक्टर देखा था क्या होता है। आपने कहा था कि जो फुल फ्रेम है उसको हम बेस लेके चलते हैं। और अगर मैं बोलती हूँ कि एपीएससी ये राइट। अगर 1.5 में कहती हूँ तो इसका मतलब है कि फुल फ्रेम से वो 1.5 टाइम्स स्मॉलर उसका छोटा है। रहेगा। छोटा है, हाँ जी बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट। और आपने ये कहा था कि अगर लार्ज सेंसर साइज है तो हमारा डेटा ज्यादा स्टोर होगा उसमें। लेस सेंसर साइज होगा तो हमारा डेटा जो है वो कम स्टोर होगा। एग्जैक्टली। और कैनन में आपने कहा था कि 1.6 रहता है क्रॉप फैक्टर। बाकी सारे में 1.5 क्रॉप फैक्टर रहता है, निकॉन वगैरह में। कैनन में 1.6 और निकॉन में या बाकी कोई भी अगर रहेगा उसमें 1.5। हाँ जी, क्रॉप फैक्टर ये रहेगा आपने कहा था। फिर एंगल ऑफ व्यू की बात की थी हमने, और फील्ड ऑफ व्यू की बात की थी। तो ओके। फोकल लेंथ, क्योंकि जब हमारा कैमरे के लेंसेज हैं वो फोकल लेंथ से डिफाइन होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ 18 mm, इट मीन्स कि उसकी फोकल लेंथ 18 mm है। तो जितना कम हमारा फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा हमारा फील्ड ऑफ व्यू होगा। और जितना ज्यादा हमारा फोकल लेंथ होगा उतना कम फील्ड ऑफ व्यू होगा। हाँ राइट। और जितना कम फील्ड ऑफ व्यू होगा उतनी ज्यादा दूरी तक मैं फोटोग्राफ सॉरी वीडियो या फोटोग्राफ में ज्यादा दूरी तक अच्छा क्लिक हो सकता है, शार्प क्लिक हो। लेकिन अगर मेरा फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड है तो वो बहुत दूर की फोटोग्राफ्स मेरी अच्छी नहीं आएंगी, लेकिन मेरा व्यू जरूर वाइड हो जाएगा। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी टोटल अभी ओके। लास्ट लेक्चर। सो प्रीति, दिव्या, वर्षा, रूप एंड ऋतु, आप सभी को ये बात क्लियर है? इसमें कोई किसी को डाउट है? जो भी अभी रश्मि ने बताया आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है? जो भी हमने कल पढ़ा था कि फोकल लेंथ Yeah. क्या होता है आपका, Yes, sir. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, उसके साथ साथ हमारा टाइप्स ऑफ लेंसेज के लिए हम इतने आज टाइप्स ऑफ लेंसेज एक्चुअली हमको पढ़ने थे, वो हमारा टॉपिक पेंडिंग रह गया था क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो गया था। बट वहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, वहाँ तक हमने प्रॉपर अंडरस्टैंड किया है, राइट? राइट। No. तो अभी हम लोग ना जो आज का हमारा सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे, और आज हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्टली डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ, डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ आपके लेंसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स या लेंसेज का जो टाइप है वो कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है। सर, जो कल हमने होमवर्क किया था फोटोज के बारे में, वो एंड में बताएंगे कि अभी? हम उसको अभी पहले ना, ये हमारा टॉपिक है, इसको पहले कंप्लीट करेंगे, अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे कि आपने जो जो होमवर्क किया है, क्योंकि आपका होमवर्क मैंने देखा है एंड उसमें हमको डिवाइस करना है कि एग्जैक्टली आपने क्या किया। डोंट वरी, एग्जैक्टली। आपका हर एक होमवर्क में 100% देखने वाला हूँ। वहाँ पर बहुत सारी बार का ये है, बहुत सारे ना क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करने वाला हूँ। सो बी रेडी। और आपको भी मैंने बोला था कि बहुत सारे आपके डाउट्स आपको लिख के रखने हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने लिख के रखे हैं, करेक्ट? बेचारे सारे बच्चे एकदम सिंसियर सिंसियर तरीके से देख रहे हैं, तो सारे लोगों ने पूरा पूरा स्टडी किया है, राइट? सर, आई वाज जस्ट फीलिंग कि मैं कुछ ये आईएसओ चेंज करूं, शटर स्पीड चेंज करूं, ये चेंज करूं। बट यू सेड बस वो 18 पे ले लो, तो आपने जितना बोला मैंने बस उतना ही किया, थोड़ा कुछ भी चेंजेस नहीं किया। ओके। मे बी सर दैट इज द स्टेप बाय स्टेप स्टडी। आज की सेटिंग कुछ हिल गई है ना, इस चक्कर में मैंने बड़ा कुछ, मेरे फोन में बहुत कुछ है। आर्ट से रिलेटेड कितना कुछ है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये वाले कलर कर सकते हैं, इतना कुछ है मेरे फोन में, देखो। बट फोटो का वो नहीं चला। डोंट वरी। देखिए अभी कैसे है कि लाइक जैसे आप जब छोटे होंगे तो डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, तो वो दवाई कड़वी होती है, राइट? तभी वो डॉक्टर पाउडर करके देता है और बोलता है कि दवाई मीठी है, आप पानी में डाल के पी लो, करेक्ट? तो वो आपको क्यों दे रहा है? वो आपको डायरेक्ट दवाई भी दे सकता है, बट अभी वो छोटा बच्चा उस दवाई को डायरेक्ट नहीं निगल सकता, इसलिए वो पाउडर कर करके दे रहा है। तो डॉक्टर ने भी खुद वो दवाई खाई है, तो दवाई कड़वी होती है, लेकिन बच्चे को मना तो नहीं कर सकते, उसके हेल्थ के लिए वो ज़रूरी है, तो उसको बोलेगा कि ठीक है मीठी आप पानी में या दूध में डाल के ले लो। वैसे ये जो सेटिंग्स है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, आप अगर उन सारे सेटिंग्स को अभी समझने के लिए चाहोगे, आप कल से क्लास आना बंद कर दोगे कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स है। तो ये हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तब जाके वो पूरा का पूरा जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन आपको इजी पड़े समझने के लिए। एंड डोंट वरी,
बहुत इजी कैमरा है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझने वाले हो और आप बहुत अच्छे इमेजेस क्लिक करने वाले हो। प्रीति मेरे कंफ्यूजन में कैमरा को लग क्या रहा है हुआ? आपके कैमरा को कुछ क्या नहीं हुआ हुआ? है, आपके कैमरा को कुछ नहीं हुआ है। एक आध दूसरा सेटिंग शायद ना आप कोई अलग मोड एक्सेस कर रहे होंगे अभी, तो वो हम लोग चेक करेंगे। आप मुझे ना, हम लोग लाइव वीडियो कॉल में आ रहा है बस, वो एक विंडो है स्टिल, बस उतना ही। चेक करेंगे हम लोग वहाँ पर एग्जैक्टली एरर कोड क्या आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैं एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके कैमरा का एग्जैक्ट इशू क्या हुआ है। तो जैसे हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा देन आई विल टॉक टू यू कि वो एग्जैक्टली इशू क्या आ रहा है, एंड देन हमको पता चल जाएगा कि वो सेटिंग्स क्या मैं ऐसे मिसप्लेस हुई है। तो ना वीडियो बना के भेजूंगी शॉर्ट कि ये मैंने ऑन किया, Sure. फिर देखो ये आ गया, ऐसा तो आप हाँ, ज्यादा मुझे अब समझ वीडियो बच जाए ना, बेटर रहेगा। Sir, is दिव्या, it possible to improve your, like, increase the volume of your voice, but because it is हाँ, very Mhm. audible right now. okay, am I audible right now? Is it fine? Is it This the is correct okay. one? सर आपका बैकग्राउंड वॉइस है ना, इसीलिए आपका फिर वो हमें कम- बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। ओके, हाँ Background देखिए noise भी आई है, थिंक आपकी अभी आवाज आवाज क्लियर आना चाहिए मेरा, अभी आपको तकलीफ नहीं आएगी, राइट? क्लियर है, पर दैट बैकग्राउंड noise वॉइस इज ज्यादा मिक्सिंग, मिक्स हो जाता है। ओके आई विल मेक श्योर कि अगली बार जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरा वॉइस प्रोसेसिंग हो, तो वो ज़्यादा जो भी उसका बैकग्राउंड आवाज वॉइस कम निकल जाएगा। हाँ, एक्चुअली मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मेरे लिए ठीक है सर। वॉइस इज लो। सर आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है या अभी भी तकलीफ आ रही है कहीं पे? आफ्टर दिस आई कैन हियर, अदरवाइज आई कांट। ओके, अभी अभी सुनाई दे रहा है, राइट? हाँ हेडफोन्स, जो भी हेडफोन्स हाँ, लगा है उनको लिए, हेडफोन्स उनके लिए क्लियर है सर। अदरवाइज नहीं सुनाई देता। राइट, क्योंकि अभी कैसे 2-3 अलग अलग माइक से ट्रांसमिट होकर आवाज़ आ रहा है, तो ऑलरेडी वो कंप्रेस होकर आवाज़ आ रहा है, बट उसमें आपको हेडफोन्स में प्रॉपर सुनाई देगा। अगर आप स्पीकर पे सुन रहे हो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगा स्पीकर पे, अगर आप देख रहे सुन रहे हो तो। एंड इनका ये जो झूम का है ये भी अगेन वॉइस को मॉड्यूलेशन में मतलब कंप्रेस कर देता है, इसकी वजह से लिमिटेशन आ रही है, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक अभी आप सुन पा रहे हो सही तरीके से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट? ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, बाय द वे कोई मुझे बताएगा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, हर एक के पास में अलग अलग लेंसेज अवेलेबल है, करेक्ट? ओके, कौन से लेंसेज किस किस के पास में जरा बताइए। प्राइम एंड जूम। प्राइम एंड जूम, तो आपको 2 कैटेगरीज पता है, आपको 2 कैटेगरीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? रश्मि, आपके पास कौन से लेंस है? पता नहीं सर। दिस इज द स्मार्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो हम जो हमारा आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को तो मेरे पास एक लेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेस का ही लेता है फोटो, और एक जो है वो जैसे मुझे जूम करके वैसे वैसे ले। डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है? फोकस। फोकस ओके, हियर एंड नाउ, हाँ, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है जरा देखिए। हियर एंड नाउ, फोकस हियर एंड Exactly. और उसके पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? नाउ, Except the fact that there will be obstacles. एग्जैक्टली, राइट। सो ये आपको हर चीज़ में एप्लीकेबल आने वाला है, एंड एनी टाइम कुछ भी तकलीफ हो, कितना भी तकलीफ हो, आपका काम कहाँ पर वहाँ पर आपको फोकस रखना है। ये तो बहुत अच्छी बात की सर आपने, इस सत्य वचन एकदम। मैं हर बात बहुत अच्छी करता हूँ। ये मैं नोट कर लेती हूँ ये वाली लाइन। श्योर, डेफिनेटली। देखिए, आपको हमेशा अकेले कोई चलना पड़ेगा किसी भी जर्नी में आप जा रहे हो, जैसे अभी अपने आर्टिस्ट का जर्नी किया है, देयर वोंट बी एनीवन अलोंग विथ यू थ्रू आउट द लाइफ। तो आपको जो भी अगर कभी ऐसे कई जगह पे जाना है, शूट करना है, तकलीफें बहुत आएंगी, बहुत बड़े बड़े हेवी बैग्स कैमरा के आप कैरी करके ट्रैवल करोगे, तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कई बार कि मैंने किस वजह से ये पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ किया है। तकलीफें आएंगी, जैसे अभी भी आपको साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा थोड़ी दिन के बाद कि इतना टेक्निकल नॉलेज है, बट आपको पता है कि आपको जाना कहाँ पर है, देन रास्ता कितना भी मुश्किल हो आपको पहुँचना है वहाँ पर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रास्ते पे फोकस करना है, मुश्किलों पे फोकस नहीं करना है। ओके, तो साइड बाय साइड मेरे अलग क्लासेस चलते हैं मोटिवेशन के, वो चलते रहेंगे, तो उसमें भी एडमिशन का लिंक भेज दूंगा मैं आप लोगों को। हाँ सर भेज देना। हाँ ठीक है, नहीं सीरियसली। श्योर। कौन हंसा? Only I can laugh. Only I can laugh. और कोई नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। सर का ना सरकाजम बहुत अच्छा है इसलिए। जब आप एक दिन में जब आप 10 लेक्चर लोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो यस जाएगा। सर, वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके कूल। सो आई थिंक अभी जो ये ना फर्स्ट टाइप था हमारा, तो फर्स्ट टाइप कौन सा है? दैट इज द प्राइम लेंस। ठीक है, प्राइम सब प्राइम लेंस। वो प्राइम Prime. लेंस ऋतु आपके पास है, देन आई थिंक और एक पर्सन के पास 50 mm का 55 mm का लेंस था, मेरे ट्रिपल आपके पास पास था। मेरे करेक्ट, सर 50 तक है मेरा, ऐसे लिखा है 15 to 50। 15 to 50 है, तो वो प्राइम हाँ। कैटेगरी में नहीं आएगा। प्राइम जो लेंस है वो उस लेंस में एक ही फोकल पॉइंट होता है, उसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स नहीं होते। ये 50 mm में से दिखाई एग्जैक्टली, तो 50 mm इज द ओनली वन प्राइम लेंस जिसमें आप जूम नहीं कर सकते। सर मेरा Prime lens 45 भी है एक, तो वो भी प्राइम में आया। एक ही नंबर है क्या उसमें? हाँ 45 में एक ही है। हाँ, देन इट तो वो प्राइम कैटेगरी में Okay. फॉल होगा। प्राइम कैटेगरी का एक मकसद ये होता है कि प्राइम जो लेंस है उस लेंस को आप जूम नहीं कर सकते, दैट इज अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, प्राइम लेंसेस बहुत फास्ट लेंसेस होते हैं। वो जो लेंसेस है बहुत फास्ट होते हैं। कैसे फास्ट होंगे? व्हेन वी आर वर्किंग विद दोस प्राइम लेंसेस, तो जो फोकसिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल, अब आप लोग मैक्सिमम सारे के सारे लोग बिल्डिंग में रह रहे हो, करेक्ट? फ्लैट में हो, और सेफ्टी डोर किस किस के घर पे? क्या सेफ्टी है? डोर, सेफ्टी मेरे डोर पास नहीं, मेरे एक पास तो नहीं, नॉर्मल डोर होगा, दूसरा एक सेफ्टी डोर होगा, राइट? नहीं मैंने नहीं लगाया। ओके, सीसीटीवी किस किसने लगाया? उसका सीसीटीवी बिल्डिंग में है तो घर पे नहीं लगाया। हाँ, तो फिर आपके घर में चोरी करना इजी रहेगा, राइट? देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपके घर पे जो दरवाजे, एक पहला दरवाजा हो गया, फिर सेकंड सेफ्टी डोर है, राइट? लेकिन उसके पहले भी अगर दूसरा एक आप ग्रिल लगाते हम लोग, तो 3 लेयर्स हो गए, करेक्ट? तो जब पर्सन आएगा तो 3 दरवाजों को क्रॉस करके आ रहा है, तो बट ऑब्वियस इट विल टेक टाइम टू क्रॉस फर्स्ट विंडो, सेकंड और थर्ड। लेकिन ये जो प्राइम लेंसेस होते हैं, इसमें जो मैंने बोला था ना, ग्लासेस के एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस के एलिमेंट्स वो बहुत कम होते हैं। तो जो लाइट आ रहा है वो बहुत फास्ट लाइट आपका आने वाला है, एंड दैट्स द रीजन ये जो लेंसेस है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फास्टली फोकस कर पाते हैं। तो इसकी वजह से प्राइम लेंसेस को आपका फास्ट लेंसेस कैटेगरीज में डाला गया है, और वहाँ पर आप जब ये लेंसेस यूज करोगे तो फोकसिंग जल्दी हो पाएगा, ऑटो फोकस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। प्राइम लेंसेस जो होते हैं, इन प्राइम लेंसेस में आपको जो अपर्चर है वो मैक्सिमम ओपन मिलता है। मतलब जैसे मैंने बताया था ना 1.2 1.4 बिगर ओपनिंग वाला वर्कशॉप में, अगर आपको याद होगा तो ये जो है प्राइम लेंसेस में पॉसिबल होता है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर देयर इन योर पर्टिकुलर लेंस आर लेस। वो नंबर्स अगर लेस है तो वहाँ पर आपको वो जो अपर्चर मैकेनिज्म है वो इनबिल्ट करते वक्त उनको ज़्यादा टेक्निकल लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करनी पड़ती। सो बेसिकली प्राइम लेंस अगर आप लोगे ना तो उसमें अपर्चर आपको मिलेगा 1.4 1.8 1.2 50 mm पे, अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर आप सेम दूसरे लेंसेज में देखो तो आपको 1.2 जल्दी नहीं मिलेगा। तो प्राइम लेंस की खासियत ये है कि उसको आप फोकस कर सकते हो फास्टली। सेकेंड, वो फास्ट लेंसेज होते हैं। थर्ड, उसको आप लाइट वेट होते हैं वो लेंसेज, वजन भी कम रहेगा। हाँ। लेकिन उसका लिमिटेशन है कि आप उसको जूम नहीं कर सकते। तो अगर मैं 50 mm के साथ में किसी पर्सन का शूट कर रहा हूँ और मुझे वो पर्सन पास में चाहिए, तो मुझे कैमरा उससे पास लेके जाना पड़ेगा। जैसे अभी है ना, तो मैं कैमरा लेके पास आऊंगा, मैं उसको जूम नहीं कर सकता। हाँ, इसमें तो ऐसे उसका होता है। लिमिटेशन है, करेक्ट? मैं तो रिलेट प्राइम कर लेंस पा आपको रही समझ में आया, हूँ। हाँ सर। राइट? प्राइम लेंस आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। Cool. Then there is a second one which is called as a zoom lens. अब zoom lens से exactly क्या होती है? तो zoom lens वो लेंस होती है जिसमें एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट होते हैं। एक से ज़्यादा मतलब अगर आप 10 to 18 mm का लेंस आपके पास, जैसे अगर यहाँ पर मैं देखूँ 10 to 18 mm जो है वो लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊँ सेकेंड वाला जो है यहाँ पर 10 12 14 16 18 नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो लेंस जिसमें एक से ज़्यादा वर्टिकल फोकल पॉइंट्स होते हैं उसको आप बोलोगे आपका जूम लेंस, जिसमें आप जूम कर सकते हो। जूम लेंस में आपके मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं लाइट के, मतलब वो जो ग्लासेस होते हैं उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं। तो इसके लिए वो जूम लेंस कैटेगरी में दिया जाता है। और ये जो जूम लेंसेज होती है वो प्राइम लेंस के कंपैरिजन में कम फास्ट होते हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा आपका फास्ट नहीं होगा। These are the lenses which works faster, but as compared to अगर मैं कंपेयर करता हूँ उसको प्राइम लेंसेज से, वो इतने फास्ट नहीं होंगे, करेक्ट? तो ये आपको पता चला
अगर मैं बात करता हूँ प्राइम लेंसेज की और जूम लेंसेज की, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये 18 to 135 है, तो ये मतलब और स्लो होगा, ऐसा कुछ है? ये 18 to 135 ये 4, आपका 5, जी 18 to 135 जो लेंस है आपका वो जूम कैटेगरी में आ रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे 50 mm से तो वो स्लो है एज कंपेयर टू 50 mm। सिंपल मैंने आपको बताया ना, आपके घर में सेफ्टी डोर वाला एग्जांपल है, तो मतलब 50 mm मोर में आपके लेंसेज पास तो डोर है। मोर, हाँ यहाँ 50 mm में सिर्फ 2 सेफ्टी डोर है, 2 है। लेकिन ये जो 18-135 इसमें कम से कम 8 से 9 ग्लासेस के एलिमेंट्स होंगे, मतलब 9 दरवाजे। तो बट ऑफ चोर 9 दरवाजों को क्रॉस करके अगर अंदर आएगा तो उसको तो टाइम लगेगा, राइट। तब तक आप उसको डंडा लेके खड़े रहोगे पकड़ने के लिए। तो ये होता है कि जूम लेंसेज प्राइम लेंसेज में फर्क है, और दोनों के दोनों जो लेंसेज है उसका स्पीड डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको थर्ड जो लेंसेज है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो लेंस। अब माइक्रो एक वर्ड है, अपने चीटी को देखा है सर मैक्रो या माइक्रो? बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मैक्रो, राइट। इकोनॉमिक्स में था वो मैक्रो और माइक्रो। हाँ मैक्रो। चलिए रश्मि मुझे बताएंगे, रश्मि मैक्रो मींस क्या होता है? मैक्रो लेंस सर मेरे नहीं, ख्याल से मैक्रो सिर्फ मैक्रो वर्ड का, इकोनॉमिक्स में मैक्रो क्या होता है? सर पता Back to नहीं, college. बहुत साल हो गए इकोनॉमिक्स पढ़े हुए, बिल्कुल याद हाउ नहीं मेनी है। इयर्स अप्रोक्सीमेटली? 10 नहीं सर 15 मेरी एज 20? आइडेंटिफाई हो जाएगी ना। नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी। सर मेरे को हो गए 2000, हाँ अराउंड 20 इयर्स, मोर देन 20 इयर्स नाउ। एग्जैक्टली। सो 20 इयर्स आपको हुए, 18 इयर्स मुझे हुए हैं, देन पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैक्रो लेंस होता क्या है। सो द मैक्रो मीन्स आप जब लार्ज हॉस्पिटल्स को हम लोग देखते हैं, जैसे नेशनल इनकम वगैरह, उसको अगर देखते हैं हम लोग तो मैक्रो कैटेगरी में आता है। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्रो कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे तो माइक्रो में आता है, राइट। तो चलिए 18 साल पहले जो मैंने पढ़ा था वो एटलीस्ट मुझे याद आ रहा है, आपको Good, नहीं sir. आ रहा है। वेरी Correct. ग्रेट, तो राइट सर। मैक्रो इज अ वाइडर एरिया। जब हम लोग बड़ी सारी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं उनको मैक्रो बोला जाता है, और छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को अगर कवर करते हैं तो उनको माइक्रो बोला जाता है। सर जैसे लेकिन- बिल्डिंग्स वगैरह को कवर करना है तो मैक्रो लेंस यूज बिल्डिंग करेंगे। अभी नहीं, अभी फॉर एग्जांपल अच्छा। आप सिटीज को अगर कवर करोगे, सिटीज को मैं कवर करने वाला हूँ तो वहाँ पर मैक्रो वर्ड आएगा। लेकिन City? अगर आप सिटी को, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल घर को अगर आइडेंटिफाई करोगे तो माइक्रो कैटेगरी में होगा, MICRO। मतलब मैक्रो में सिटी व्यू जैसे रहता है, वो पूरा सिटी का व्यू। एग्जैक्टली। हाँ, ये मत लिखिए, ये लिखना जस्ट फॉर माय नॉलेज, एग्जैक्टली। लेकिन फोटोग्राफी में जब आप माइक्रो लेंसेज की मैं बात करता हूँ, इसमें माइक्रो कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ड है मैक्रो जो आपको मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग यूज करने वाले। मैक्रो जो लेंसेज होते हैं, ये लेंसेज आपको जो चीज़ एक्चुअल है उसका जो एक्चुअल साइज है उसको मैग्नीफाई करके बताता है। आई थिंक साइंस के मैक्सिमम आप लोग ना साइंस के लेबोरेटरी में गए होंगे, राइट। प्रॉपर मैग्निफिकेशन ग्लास होगा, बहुत बार आपने तोड़ भी दिया होगा, करेक्ट? हाँ, नहीं तोड़ा नहीं है पर है, आई एम हैविंग इट, आई हैव इट। तो उस पे आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन करके मिलता है, करेक्ट। जो भी हम लोग चीज देखते हैं मैग्नीफाई होता है। सेम तो जो मैक्रो है, मैक्रो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा कि मैक्रो जो है वहां पर आप जो चीज एक्चुअल है उस चीज को मैग्नीफाई करके देखोगे। चींटी को हमने देखा है, राइट। शक्कर इधर उधर किचन में आप इतना छोड़ देते हो तो वो चींटी आती है, उसको दावत है तो, करेक्ट। तो वो जब आते हैं उसके पैर कितने होते हैं, किसी ने काउंट किए? जरूरत नहीं पड़ी। बेचारे वो पर्सन आपके घर पे दावत के लिए आ रही है और वो आप उसको अगर काउंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 6 या 8, करेक्ट। तो अब ध्यान से देखना प्रीति, ध्यान से देखना। प्रीति, आई थिंक आपका वीडियो पॉज हो गया है। तो मैं समझ गई, जैसे वो डॉक्यूमेंट्री में छोटी छोटी चीजें जैसे मच्छर ये इनकी एक्टिविटीज दिखाते हैं, एग्जैक्टली, वो सब माइक्रो में होता है। करेक्ट। सो द लेंस व्हिच प्रोवाइड्स यू द मैग्निफिकेशन व्हिच इज कॉल्ड एज द मैक्रो लेंस। ये दिखाई दे रहा है ये चींटी किसके घर पे आई है और आपने नहीं काउंट किया तो प्लीज काउंट कर लो, राइट। दिस इज यूजिंग मैक्रो, exactly using the macro lens
तो मैक्रो लेंस इज अ लेंस विच प्रोवाइड्स यू द मैग्निफिकेशन रेशियो, और वो रेशियो आपको इतना क्लियर दिखाई देगा कि आप छोटे से छोटे चीजों को क्लिक करने के लिए उन लेंसेज को यूज करोगे। सर आईफोन का एडवर्टाइजमेंट भी ये इसी से होता ना, ऐसे ही पिक्चर्स रहते हैं मैक्रो लेंस के। ये जो इमेजेस है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में भी मैक्रो मोड होता है। एवरी मोबाइल सर, एंड्रॉइड आल्सो? मुझे तो मेरे तो लगता नहीं, मेरा तो सिंपल फोटो खींच ले वही बड़ी शुक्र मनाती है। नहीं आपका मोबाइल फोन बहुत अच्छे कैपेबल है, लेकिन आप बेचारे खींच नहीं पाते, वो थोड़े से अलग चीज है। और आपका मोबाइल फोन आपसे स्मार्ट है, इसलिए उसको स्मार्टफोन बोला गया है, राइट? चलिए, आईफोन का फुल फॉर्म क्या है? मेरे पास तो नहीं है तो मैं तो चुप रहूं। आई थिंक हाँ मेरे पास भी नहीं है सर। मेरे पास एंड्रॉइड, वेरी हैप्पी विद इट। बट गाइस यू नो आई कैन इजीली ट्रैक व्हिच मोबाइल, आपको पता है मुझे, मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिससे मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि आपने किस डिवाइस से लॉगिन किया, एंड्रॉइड या आईओएस। यस यू कैन। उसमें मुझे पता चल जाएगा कौन कौन झूठ बोल रहा है, किसके पास आईफोन है, किसके पास ना एंड्रॉइड है करके। एंड्रॉइड तो है सर, पर आईफोन नहीं है। ओके, तो आपका होमवर्क है आईफोन का फुल फॉर्म क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दैट इज अ इंटेलिजेंट फोन। ओके, तो ये जो लेंसेज होते हैं मोबाइल फोन में, ज़्यादातर अभी जो मार्केटिंग की जाती है, क्योंकि उसमें मैग्निफिकेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जो मैक्रो लेंस होता है। दैट्स द रीजन मोबाइल फोन से भी आप ऐसे वाले इमेजेस जो क्लिक कर सकते हो, आईफोन के वगैरह या फिर जो भी मोबाइल फोन के मैक्रो मोड पे शूट किया जाता है। तो ये दैट्स व्हाई दे आर कॉस्टली आल्सो ना, अकॉर्डिंग टू दैट लेंस। एग्जैक्टली, मैक्रो लेंस अगर आप 100 mm का लेने के लिए जाओगे, कम से कम आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का आएगा। मैक्रो लेंस 1.5 से 2 लाख रुपए का आएगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड क्लासेस से बना जाता है। आई थिंक आपको मैंने जब लेंसेज का टॉपिक पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था लेंस इज मेड ऑफ द ऑप्टिकल ग्लास विच कॉस्ट $1000 पर किलोग्राम, राइट? किसी को याद अगर आ रहा होगा तो। सर क्या? हाँ वीडियो में था सर कल। सर रिपीट करना जरा, क्या बोला आपने? हेलो। ओके, तो हाँ आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए सर। ओके, तो जो माइक्रो लेंस होता है, मैंने आपको बताया, माइक्रो लेंस में आपका मैग्निफिकेशन होता है। कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो, उस चीज़ को मैग्नीफाई करके जो दिखाने का काम ये माइक्रो लेंस करती है। इस माइक्रो लेंस में जो मल्टीपल क्लासेस के एलिमेंट्स होते हैं, वो मैग्नीफाई क्लासेस भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ है, माइक्रो लेंसेज की जो प्राइसिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप 100 mm माइक्रो या 35 mm माइक्रो, 80 mm माइक्रो अगर लोगे तो आपको 1.5 से 2 लाख 3 लाख के आसपास भी डिपेंड उसकी प्राइसिंग आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। अब मैंने आपको बताया था कि जब लेंसेज का टॉपिक हमने पढ़ा था, उस वक्त लेंसेज के टॉपिक्स में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि लेंसेज आर मेड आउट ऑफ द ऑप्टिकल ग्लास। जो ऑप्टिकल ग्लास $1000 पर किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती है, उससे भी ज़्यादा। दैट्स द रीजन जितने अच्छी कंपनी के आप लेंसेज यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा उसका प्राइसिंग होता है। सम लेंसेज आर देयर जिनका कॉस्ट 35 लाख 20 लाख के आसपास होता है। तो उस लेंस के अभी शो यू वन लेंस जिसका कम से कम प्राइसिंग जो वो 9 लाख का प्राइसिंग है, 9 lakhs, विच इज अ 200 mm। आई थिंक आप लोगों के पास में 200 mm फोकल लेंथ है, करेक्ट? हाँ, मतलब पास था 135 135। तो अब 135, उसके बाद 200 mm होगा। आई थिंक आप लोगों के पास 55-200 भी किसी के पास लेंस होगा। तो वो 200 mm नॉर्मली आपको आपके इस लेंसेज के फोकल रेंज में मिल जाता है। बट देयर इज अ वन लेंस ऑफ 200 mm, कैनन 1.2 उसका स्पेसिफिकेशन था, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 1200 लेंसेज बनाए थे कैनन कंपनी ने। एंड उस लेंसेज की जो खासियत थी वो टोटली अलग थी। तो दैट लेंसेज वाज कॉस्टिंग अराउंड 9 to 9.5 लाख रुपीस। I will show you that particular lens to you guys. सर हमें अपनी फोटोग्राफी के लिए कितनी कौन से लेंस कहाँ तक लेने चाहिए? बस मतलब बहुत महंगे नहीं? Depending upon your work and requirement, because you won't be able to afford all the types of lenses. So whichever lens you require, you can easily rent it out and you can use for your particular assignment. Okay? तो मैक्रो समझ में आया? मैक्रो में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, जूमिंग में और मैग्नीफाइंग में डिफरेंस है ना? ये दो डिफरेंट टर्म्स होंगे ना? ठीक है। हाँ, देखिए, अगर ये हाथ से छोटा कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, करेक्ट? हाथ से छोटा कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मुझे क्लिक करना है
तो मुझे उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा। जूम इन पे आप चीज़ों को जूम करते हो, उसको बड़ा नहीं कर सकते हम लोग। जैसे मैंने बताया था वो जो डोर था 18 mm पे, कल जब मैंने शूट किया डोर 18 mm पे छोटा दिख रहा था, जैसे वो 135 पे गया तो डोर दिखने लग गया। लेकिन जो आप छोटी चीज़ें हैं ना, जो छोटी चीज़ें हैं जैसे वो एंट हो गया या फिर ना एक आपके सोफे के ऊपर जो छोटा सा धागा होता है वो हो गया, आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो आपका सिंगल बाल हो गया, उसको अगर क्लिक करना है तो वो आप जूम लेंस के साथ में नहीं क्लिक कर सकते। आपको क्लिक करने के लिए कुछ ऐसा एलिमेंट लगेगा जो एक्चुअली माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया से। एग्जैक्टली सेम माइक्रोस्कोप की तरह ये माइक्रो लेंस काम करती है। So that zoom is like bringing that दूर का एरिया आगे वो हम लोग देख सकते हैं। Zoom in is different, magnification is different. Magnification is वो जो माइक्रो चीजों के लिए बस। Exactly. तो अगर आप अभी फॉर एग्जांपल एक मॉडल है, उस मॉडल ने बहुत अच्छा मेकअप किया है, बहुत प्यारी लग रही है, और उसकी आंखों के अगर मुझे फोटोज क्लिक करने हैं सिर्फ आंखों के, तो मैं जूम लेंस के साथ में यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं माइक्रो लेंस यूज़ करूँगा और उसके सिर्फ जो आंखें हैं उनको शूट करूँगा। तो आप देख पाएंगे कैसे इमेजेस आए हैं, ये आंखों के इमेजेस है। अभी आपके जूम लेंस के साथ में तो ऐसे आंख की इमेज नहीं आ सकते, करेक्ट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर माइक्रो लेंस कि माइक्रो लेंस जो है वो आपका 1:1 या 1:2 1:4 डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो विच इज अवेलेबल फॉर दैट मैग्निफिकेशन, वो आपको मैग्नीफाई करके बताएगा। करेक्ट, ये आपको समझ में आया? रेशियो क्या होता है? 1:1 1:2? आपकी जो भी माइक्रो लेंस होती है ना, हर एक माइक्रो लेंस का एक मैग्निफिकेशन रेशियो होता है। वो मैग्निफिकेशन रेशियो जो है ना वो उतना बड़ा करके बताएगी। जैसे 1:1 है तो वो एक को और एक बार बड़ा करके बताएगी, 1:2 है, 1:3 है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। ज़्यादातर आपको 1:1 मैग्निफिकेशन रेशियो मिलता है। जो एक्चुअल चीज़ है वो आपको और ज़्यादा बड़ी करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप इस लेंस को देखोगे, इस लेंस को अगर देखोगे तो कैनन मैक्रो 100 mm, ठीक है, ये आपका लेंस है कैनन मैक्रो 100 mm का, जिसमें आपको 1:1 का रेशियो मिलता है। 1:1 रेशियो आपको कंप्लीट करके बताएगा, मतलब मैग्नीफाई करके बताएगा। ये समझ में आया मैक्रो लेंसेस क्या होते हैं? सर 1:1 मतलब कि अगर डबल करके बताएगा, है ना? हाँ, डबल करके बताएगा, वन टाइम हायर और डबल। अगर आप एंट ले लो तो एंट को अगर आप डबल भी कर लो तो इतनी बड़ी इमेज तो आ ही नहीं सकती जितनी आपने अभी दिखाई, या आईज का आपने दिखाया। एग्जैक्टली। देखिए अब जब मैग्निफिकेशन रेशियो होता है, राइट, आपकी मेगापिक्सल पे इमेज हो रही है क्लिप, करेक्ट, राइट। तो मैंने जो आपको मैग्निफिकेशन रेशियो बताया वो लाइट का मैग्निफिकेशन है, लाइट का मैग्निफिकेशन, द लाइट रेज व्हिच आर कमिंग, उसका मैग्निफिकेशन है। लेकिन जब आप उसको क्लिक करोगे तो वो आपको ऑलरेडी आपके सेंसर के ऊपर जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन में इमेज क्लिक होने वाला है। तो सेंसर रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस आपका इमेज वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दो रेशियो होते हैं। ये जो लेंस का मैग्निफिकेशन रेशियो इज डिफरेंट, जो आपका सेंसर पे लाइट रिकॉर्ड होने वाला है और जो आप डिस्प्ले पे देखने वाले वो अलग चीज़ है। तो लाइट हमेशा जब ट्रैवल करता है तो लाइट को भी वो ट्रैवल करने के बाद एक मैग्निफिकेशन का रेशियो आता है। आपको मैं कल अगर पॉसिबल होगा ना, मैं मैक्रो लेंस लेकर आऊंगा और हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एग्जैक्टली मतलब वो व्यू फाइंडर से जब भी हम देखते हैं तभी इतना बड़ा ना दिखे, खाली नहीं, व्यू फाइंडर से भी दिखाई देगा व्यू फाइंडर से भी उतना नहीं जितना हम लोग को सेंसर में जितना एक्चुअल फोटो में दिखाई दे। हाँ देखिए, दो चीजें, ये आपको एक लेंस दिखाई दी, करेक्ट, ये लेंस दिखाई दे रही है, दिस इज अ मैक्रो लेंस, राइट। अब आपको मैं और एक लेंस दिखाता हूँ, शायद आपने ऐसे भी ना कुछ लेंसेज देखा रहेंगे जो बहुत बड़े लेंसेज होते हैं, जो अगर एंट वगैरह को क्लिक करना है तो आपको वैसे क्लिक करना पड़ता है। तो आई थिंक इतने बड़े बड़े लेंसेज आपने देखा रहेंगे, इतनी बड़ी लेंस होती है। वाइल्ड लाइफ क्रिकेट स्टेडियम में देखा है सर। नहीं वो नहीं, क्रिकेट स्टेडियम में जो बड़े वाले लेंसेज आपने ऐसे लेंसेज देखे रहेंगे, राइट, ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे वाले लेंसेस, ये भी आपके मैक्रो है। तो मैक्रो में भी आपको मैंने बोला ना अलग अलग टाइप के लेंसेस होते हैं। जैसे ये एक है, ये लेंस आपका, ये वाले लेंसेस होते हैं तो आपके कैमरा में लगेंगे, लेकिन इतनी बड़ी वो लेंस होगी गन की तरह,
ये मैक्रो है। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी टाइप का फोटोग्राफी है वो उसको आप मैक्रो लेंस यूज कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया ना, एंड के लिए अगर यूज करना है तो आपको अलग टाइप का लेंसेज की जरूरत पड़ेगी। मैक्रो ही काइंड होगा, लेकिन मैक्रो में आपको वो 3 to 4x टाइप का ये देते हैं, जो भी आपका जूमिंग वाला होगा, मतलब मैग्निफिकेशन वाला। क्योंकि अभी नॉर्मली तो 1:1 वाला रेशियो होता है, जैसे आपने बताया, बहुत छोटे होते हैं। तो अगर मर गया वो मच्छर रश्मि, ओके, तो अगर ना आप उसको डबल करोगे तो डबल नहीं होगा, बट आपको 3 to 4 टाइम ना उसका मैग्निफिकेशन रेशियो लगेगा। सो दैट टाइम यू विल बी रिक्वायरिंग अगेन अ मैक्रो लेंस विद द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन रेशियो, राइट। मैं बात भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सारा ध्यान आप लोगों के ऊपर है, कौन क्या कर रहा है। तो अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली वो पर्सन बेचारा अगेन क्वेश्चंस उसको के आंसर देने पड़ेंगे। वर्षा, आपका वीडियो ऑफ है। ये मैक्रो लेंस कौन सी फील्ड में ज्यादा यूज होता है, लाइक मैक्रो इज अ सेपरेट फील्ड। मैक्रो लेंस, मैक्रो फोटोग्राफी इज अ सेपरेट फील्ड। दैट इज फॉर क्रिएचर, उसके लिए या क्रिएचर नहीं, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप नेचर में कुछ मैक्रो, कोई भी चीज, मैक्रो फोटोग्राफी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफी। अच्छा, फोटोग्राफी इज अ फील्ड, डिफरेंट हाँ, फील्ड। मैक्रो इज अ डिफरेंट फील्ड ऑफ फोटोग्राफी। जैसे लैंडस्केप हो गया, जैसे नेचर वगैरह, जैसे मैक्रो एक अलग है, वो अलग चीज हो गई। तो आई थिंक ये आपको पता चला मैक्रो क्या होता है, राइट। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? करेक्ट। नहीं। उसके बाद में देयर इज अ वन कॉल्ड एज अ टेलीफोटो। टेलीफोटो मतलब क्या? अब कोई मेरे लिए रीड कर सकता है? So should I read? Yes, please go ahead. One second. Telephoto lenses. Telephoto lenses are a type of zoom lens with multiple focal points. These types of lenses are great for isolating a subject that is far away. However, such magnification comes at the price of a narrower field of view. In the same way that you would use a telescope to look at stars and planets, a telephoto lens is used for focusing in on distant objects. Many sport photographers use telephoto lenses to provide a sense of intimacy with the subjects on the field, the players, while standing on the sidelines or in the heavy and expensive. So take some time in choosing the right telephoto lenses. तो जो मतलब वो मून वगैरह की लेते हैं फोटोज, एकदम हील्स के पीछे लोगों ने ली होती है, बड़े बड़े मून्स की, वो इससे आती होगी? वो इससे नहीं आते रूप, वो इससे बड़ी लेंस होती है जिसको सुपर टेलीफोटो बोला जाता है। बड़ी उससे अम्मा भी बड़ा छोटी होता अम्मा है? होती है ना, तो ये छोटी अम्मा है, वो बड़ी अम्मा होती है, जो आपको सुपर टेलीफोटो लेंसेज बोला जाता है, जो आपको 800 mm 1000 mm के आसपास उसका फोकल रेंज होता है। टेलीस्कोप देखा है कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। तो ये जो लेंसेज है, ये शादियों में आपने देखा रहेगा, जो फोटोग्राफर्स वाइट लेंस लेकर चलते हैं 70-200 वगैरह mm, ये वो लेंसेज है, टेलीफोटो लेंसेज। जैसे आपका 135 का जो लेंस है ना, वो आपका टेलीफोटो में काउंट किया जाता है, ठीक है। 145 to 200 के आसपास एनी लेंस मोर देन 75 और 70 mm और 300 mm के नीचे, उसको आप टेलीफोटो लेंस के अंदर काउंट कैलकुलेट करोगे। ये लेंसेज कितना कितना रेंज होता है? 70 से लेकर 300? हाँ 300 के अंदर वो टेलीफोटो के कैटेगरी में जाएगा। सर इससे कौन सी फोटोज लेते हैं जरा? इससे आप कोई भी फोटोज ले सकते हो, लेकिन आपको जूम अगर करना है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट दूर है तो आपको उसको यूज करना है। जैसे अभी जैसे उस बिल्डिंग के, हाँ, मैंने आपको वो बर्ड का इमेज दिखाया बिल्डिंग था, पे कोई हो, मैंने आपको बर्ड का इमेज दिखाया था, राइट। आई थिंक आपको अभी मैं दिखा था वो 2 इमेजेस, तो जो प्लम ट्रीज पे बैठे थे। हाँ, राइट। सर ये कलर डिपिक्शन है क्या? व्हाइट एंड ब्लैक में ही रहता है ये लेंस? डिपेंड अपॉन द ब्रांड मॉडल। अच्छा, अगर आप निकॉन कैनन so there is no color depiction as for telephoto lenses? नो, कोई भी लेंस के लिए कलर सिलेक्शन नहीं होगा। प्रो लेंसेज जब आप लोगे ना, उसमें कई बार व्हाइट कलर यूज किया जाता है, ये व्हाइट लेंसेज प्रो लेंसेज जो होते हैं। लेकिन अगर निकॉन के लोगे तो वो ब्लैक होंगे, सारे कैनन के ब्लैक आपको व्हाइट मिलेंगे। एग्जैक्टली, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड कि उसको कैसे यूज करना है। मैंने आपको ये बताया था, ये इमेज, करेक्ट।
ये You टेलीफोटो shared in group yesterday. एग्जैक्टली, तो ये जो है आपका टेलीफोटो से शूट किया गया था। 400 mm इसका फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ था। देन अगेन मैंने आपको बताया था कि ये एक बर्ड का हमने फोटो क्लिक किया था, करेक्ट। ये एक है। उसके अलावा अगेन आई विल चेक। सर फिर भी कितना डिस्टेंस है? कम से कितना कम डिस्टेंस था? 100 फीट या 150 फीट के आसपास क्लिक कर सकते हो। 100 फीट, 100 फीट से भी ज़्यादा आप कर सकते हो। 400 mm या अगर आपका 350 या 400 mm के आसपास है, एक अच्छा खासा डिस्टेंस पे आप उसको क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस पे जाओगे, जैसे ये एक है, करेक्ट, तो इस सब के बहुत सारे इमेजेस आप क्लिक कर सकते हो। ये कितने फोकल, ये कौन सा फोकल लेंथ रहेगा, कोई मुझे बता पाएगा? ये 18, करेक्ट, 18 mm, Wider है ना? क्योंकि तभी वही कैमरा अवेलेबल था जो बेचारा क्रॉप सेंसर कैमरा, फर्स्ट कैमरा था मेरा, उससे क्लिक हुए थे ये कुछ इमेजेस। चलिए, ये अंडरस्टैंड कर पाओगे ये कौन से एमएम से क्लिक किया होगा? 50. इट्स अ 16 mm फुल फ्रेम कैमरा। तो मैं आपको बताऊंगा ना फुल सर फ्रेम, और 50 से भी तो ले सकते हैं ना, वाइड ऐसे आएगा ना? 50 से नहीं नहीं आएगा। ले पाएंगे। 16 mm 60 नहीं, 16 16 नहीं, 16 mm, 16 हाँ, mm, 16 mm, I understood, but क्योंकि 16 mm आपको कम से कम 120 डिग्री का कवरेज देता है, और 50 mm आपको कितना देता है? 47 डिग्री। तो दोनों में बहुत फर्क है ना बहुत फर्क है, वैसे। okay. इसके लिए तो जब आप अगर कभी इंटीरियर का शूट करने जाओगे तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम फोकल लेंथ की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम फोकल लेंथ की ज़रूरत होती है, जिससे यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब दिस इज द एग्जांपल विद द 18 mm लेंस, करेक्ट। चलिए, अभी हम लोग ये टेलीफोटो देख रहे थे। सर आपने टेलीफोटो लेंस की didn't understood that difference between a telephoto lenses or the lenses with a larger focal length. मतलब यहाँ पे मुझे multiple focal points का ये concept नहीं समझा कि how does it help? Like एक कैमरा है जिसकी focal length बहुत ज़्यादा है, रेंज बहुत ज़्यादा है, और टेलीफोटो लेंसेज, इसमें डिफरेंस मुझे अभी भी नहीं समझा। देखिए, आपके पास जो लेंसेस अवेलेबल है उसका, वो जो लेंसेस है ना टेलीफोटो, अगर आपके पास जूम लेंस है, जूम लेंस 200 mm तक है, करेक्ट, तो वो जूम लेंस आपका टेलीफोटो में काउंट होता है। तो देयर इज नथिंग डिफरेंट लाइक अ टेलीफोटो। टेलीफोटो का एक रेंज दिया उन्होंने कि अगर 300 mm के पहले अगर आपका कोई लेंस है आपके पास, तो आप उसको टेलीफोटो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी फोकल लेंथ को यूज़ करके आप जूम करके इमेजेस क्लिक करने वाले हो। उसी के बेसिस पे लेंसेज का कैटेगराइजेशन होता है। फोकल लेंथ के बेसिस पे लेंसेज का कैटेगराइजेशन होता है। मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ, अगर जितना फोकल लेंथ छोटा होगा उतना वो वाइड एंगल कैलकुलेट होगा। फोकल लेंथ अगर मिड रेंज में है तो उसको आपने बोला कि स्टैंडर्ड लेंसेज, उसके बाद थोड़ा और बढ़ गया तो उसको हम लोग नाम देंगे टेलीफोटो, और अगर बढ़ गया तो उसको मैं नाम दूंगा सुपर टेलीफोटो, राइट, और बहुत ही छोटा है तो उसको मैं नाम दूंगा फिश आई। ओके, इससे भी बड़ा, सुपर से भी बड़ा सर? नहीं, वाइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वाइड एंगल के लिए। और इससे भी अगर आपको बड़ा चाहिए तो सुपर टेलीफोटो जो मैंने आपको बताया, करेक्ट। उसके भी एक अगर नाम आता है बजूका लेंसेस, जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आया टेलीफोटो। उसके बाद में वाइड एंगल लेंसेस, मैंने अभी आपको जो वाइड एंगल बिल्डिंग का इमेज दिखाया था ना ऑफिस के अंदर का, तो अगर आपको इंटीरियर वगैरह शूट करना है तो ऐसे आपको फोकल रेंज वाले लेंसेज की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका फोकल रेंज जो है वो कम से कम 16 से लेकर 24 के बीच में आता है, 16 to 24 के रेंज में। तो एनी लेंस विच इज ना लेस देन द 24 एंड 16 या 16 mm के आसपास, वो आपकी वाइड एंगल में कैलकुलेट होती है। सर माइक्रो लेंसेज की रेंज क्या रहती है? रश्मि, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माइक्रो लेंस की रेंज नहीं होती। माइक्रो लेंस कभी भी फिक्स में मिलते हैं, अगर वो 100 mm होगा या फिर 35 mm होगा या फिर 85 mm। अच्छा, माइक्रो लेंस रेंज में नहीं मिलता। हाँ, बट आप आपके पास जो लेंस है उससे मैक्रो शूट कर सकते हो। देयर इज अ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल हैक, अच्छा, राइट। तो वो टेक्निकल शॉर्टकट तरीका होता है। तो आप जूम एक मल्टीपल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कई बार बाईपास से एक शॉर्टकट तरीका होता है,
आप लोग कैसे होमवर्क देने के बाद में चीटिंग करके थोड़ा सा साइड में निकलने के लिए कोशिश करते हो, कोई एक लूप होल, वैसे यहाँ पर जो जूम लेंस है, इस जूम लेंस की जो फोकल रेंज होती है ना 16 से 35, उसके बीच में ना एक छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको मैक्रो का शॉट दे सकता है। ओके वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी हम लोगों को नहीं देखना है, लेकिन अभी सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि आपकी मैक्रो लेंस हमेशा स्टैंडर्ड फोकल लेंथ में आएगी। 100 mm मैक्रो हो सकता है, 35 mm मैक्रो हो सकता है, 85 mm मैक्रो हो सकता है। उसके बाद तो प्राइम लेंस का डिफरेंस क्या है? प्राइम लेंस और मैक्रो लेंस का, प्राइम भी एक ही फोकल पॉइंट रहता है? एग्जैक्टली ना दिव्या, प्राइम एक फोकल पॉइंट होगा, लेकिन प्राइम आपको मैग्निफिकेशन नहीं देगा। जूम लेंस प्राइम मैग्निफिकेशन नहीं देगा, लेकिन ये मैक्रो लेंस आपको मैग्निफिकेशन देगा। ठीक है, क्योंकि आपका वीडियो ऑफ है, आपका साउंड भी ऑफ है, तो जिन स्टूडेंट्स का वीडियो एंड साउंड ऑफ है वो बेचारे क्वेश्चंस में पूछ सकता हूँ कभी भी। ओके, और वर्षा आपका फैन लेक्चर अटेंड कर रहा है या आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो? Sir, I couldn't hear you, sir. I'm asking your fan is attending the lecture or you are attending the lecture? No, I want to hear your voice, so I'm just keeping the speaker into my ears. Okay, you don't have the headphone. Sir? Yes. Everybody, आप मुझे सुन पा रहे हो प्रॉपर तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो रहा है? सर ये मतलब आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट हाँ बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। सर हेडफोन्स लगाए तो क्लियर है सर। चलिए आप हेडफोन से भी आपकी आवाज विद हेडफोन्स आल्सो इट इज बहुत थोड़ा फीबल है, तो एटलीस्ट ना इसी बहाने आप ध्यान से सुन तो पा रहे हो, करेक्ट? ध्यान से सुन तो रहे हो, करेक्ट? अगर ज्यादा आवाज आने लग गया तो आप ध्यान से नहीं सुनोगे। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया वाइड एंगल लेंसेस, राइट? यहाँ पर आपको समझ में आया, वाइड एंगल लेंसेस वो लेंसेस होते हैं जो आपको वाइड एंगल एरिया कवरेज देने के लिए बात करते हैं। वो जैसे बात करते हैं वैसे शूट भी करके आपको देते हैं इमेजेस। तो ये वाइड एंगल है, ये जो वाइड एंगल है वो आपको शूट करना है, तो आपको 16 to 18 mm के आसपास आपका फोकल लेंथ होना चाहिए। 16 18 कैटेगरी है, ये आपकी 5th कैटेगरी है, करेक्ट? तो अभी हमने कौन कौन से लेंसेस पढ़े? कोई मुझे रिवाइज कर पाएगा? प्राइम, जूम, मैक्रो, टेलीफोटो और ये वाइड एंगल। ओके सर आप एक बार उनकी रेंजेस रिपीट कर सकते हैं क्या सर? मैं आपको रेंज बता देता हूँ। देखिए, आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ डिपेंडिंग अपॉन देयर फोकल पॉइंट्स। वाइड एंगल लेंसेज जो होते हैं उनका फोकल लेंथ 24 से कम होगा। सॉरी, सो वाइड एंगल जो है वो आपका 24 के नीचे रहेगा, 16 to 18 के आसपास, करेक्ट? 16 mm से लेकर 24 के बीच में आपका वाइड एंगल कैलकुलेट होगा। उसके बाद 24 to 35 ये जो है आपका, ये भी वाइड एंगल में आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 24 to 16 का जो वो अल्ट्रा वाइड में कैटेगरी में जाता है। 16 से जो 24 है वो अल्ट्रा वाइड कैटेगरी में आता है, और एनीथिंग बिटवीन द 24 to 35 इज कम्स योर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज में। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड लेंसेज जो होते हैं वो आपके 35 to 70 mm के आसपास होते हैं, जो भी आपके स्टैंडर्ड लेंसेज होते हैं 18 to 35 वगैरह जो हमारे पास फोकल पॉइंट्स है। अल्ट्रा का क्या मतलब हुआ? अल्ट्रा का वाइड एंगल का मतलब ये हुआ, मैं आपको उसको इमेज के साथ एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको इजी होगा समझने के लिए, करेक्ट? अब ध्यान से आप लोग इमेजेस देखना, जो भी हम लोग इमेजेस देखने वाले हैं। आपको ये इमेजेस दिखाई दे रहे, करेक्ट? अभी ना मैं आपको ग्रुप में 2 इमेजेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो आपको देखने हैं कि 2 इमेजेस कैसे हम लोगों को देखने हैं। हर एक के पास व्हाट्सएप लॉगिन है? हाँ जी सर। कूल। लेकिन मैं बैक करूंगी तो वो फिशआई लेंस बोल के अलग रहेगा? सॉरी, फिशआई लेंस बोल के अलग रहेगा क्या? फिशआई अलग है, फिशआई लेंस जो अलग कैटेगरी में काउंट होता है,
तो फिश आई अलग तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म अलग है और वो बहुत अलग टाइप की फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। आई थिंक हमारे ग्रुप में सारे लोगों को इमेजेस मिले हैं क्या, जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर you're putting videos ना, फर्स्ट 2 वीडियोस डाले हैं। अच्छा वीडियो भी आया है, ओके 2 चलिए कोई वीडियो बात आए नहीं। हैं, फिर बाद में फोटोज आए हैं। हाँ चलेगा, मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा। तो जैसे अभी ये कल कुछ रात को 11 बजे 12 बजे के आसपास इमेज मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक इमेज है, ये करेक्ट, ये आपका वाइड एंगल, सॉरी ये आपका वाइड एंगल और ये आपका वाइड एंगल का कैटेगरी है। एंड अल्ट्रा वाइड में आपको बताते हूँ कि अल्ट्रा वाइड क्या है। तो वाइड मतलब बहुत पूरा ऐसे बड़ी मतलब वाइड एंगल मतलब फुल एरिया वाइड area। एंगल में, हाँ वाइड एंगल में आपको ना एरिया दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसको ना अल्ट्रा वाइड करोगे तो अल्ट्रा वाइड में बहुत एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये इमेज क्लिक हुआ है, राइट। और अगर आप दूसरा भी एक कोई इमेज देखते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज यहाँ से थोड़ा बढ़ गया साइज से, तो वाइड में इतना दिख रहा है, अल्ट्रा वाइड में इतना दिखाई देगा। वाइड का इतना ही दिख रहा है तो अल्ट्रा वाइड ज़्यादा दिखाई देगा। आपको प्रैक्टिकल अगर मैं आपको करके बताऊं, ओके प्रो मोड पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक अभी आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है मैं कितना हूँ, ये मैं कौन से लेंस पे अभी हूँ, वाइड लेंस पे हूँ, ठीक है। मैं दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है सर। कितना एरिया है, ध्यान से देखना, करेक्ट। अब ये वाइड लेंस मैंने यूज किया है। अब अगर मैंने सेम चेंज किया और मैंने सिर्फ अल्ट्रा वाइड लेंसेज को यूज कर लिया तो सेम जगह पे हमें कितना एरिया दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ज्यादा हो गया, राइट। तो ये आपका अल्ट्रा वाइड एंड वाइड वाले में फर्क है। तो जब आप वाइड एंगल यूज करोगे तो आपको वो इमेज एक सर्टन एरिया कवर करेगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड में आपको बहुत ज़्यादा वाइड एरिया जो कवर करने के लिए मिलेगा। तो जब आप अल्ट्रा वाइड लेंसेज पे जाते हैं तो उस वक्त हमको मैक्सिमम एरिया कवर करना है, फुटबॉल ग्राउंड कवर करना है या फिर क्रिकेट स्टेडियम कवर करना है, उस वक्त मुझे वाइड एंगल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाइड एंगल आपको पता चला, जब आप लैंडस्केप शूट करते हो उस वक्त मुझे वाइड एंगल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं लैंडस्केप शूट करता हूँ ना अलग अलग, उस वक्त मुझे वाइड एंगल की ज़रूरत पड़ती है। या फिर मैं अगर किसी माउंटेन का फोटो ले रहा हूँ, किसी समुद्र का फोटो ले रहा हूँ, तो उस वक्त भी आपको वाइड एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अल्ट्रा वाइड की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपको पूरा उससे भी ज़्यादा अगर एरिया कवर करना है। जैसे अगर आप थिंक मैं बिल्डिंग्स का शूट करने के लिए जा रहा हूँ, पूरा कॉर्पोरेट पार्क है उसका मुझे अगर शूट करना है, तो उस वक्त ये अगर फोकल लेंथ मेरा कवर नहीं कर रहा है एरिया, देन आई विल गो विथ अल्ट्रा वाइड, डिपेंडिंग अपॉन लेक्चर चल रहा है बॉस। तो वो एक आपको समझ में आया, करेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है कि कब आपको कौन सी लेंस यूज करनी है, करेक्ट। उसके बाद में आपको मैंने बताया ये सेकंड हो गया क्लासिफिकेशन। देन आपका मैक्रो लेंसेज हमने पढ़े, उसके बाद में टेलीफोटो लेंसेज हो गए, आपका वाइड एंगल लेंसेज हो गए। अब स्टैंडर्ड लेंसेज जो आपके पास है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 18-135, 18-55। कंपनी जो कैमरा के साथ में देते हैं ना, उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। सिंपल किट लेंस, राइट। गाड़ी खरीदने के बाद में गाड़ी के कवर साथ में आते हैं, करेक्ट। आते हैं नहीं आते, या आते हैं। तो वो आपके एक एक्सेसरीज आ रही है। लेकिन जब आप कैमरा कोई परचेस करोगे तो कैमरा परचेस करने के बाद में लेंस तो चाहिए ना। अब वो लेंस तो आपको बहुत अच्छा तो लेंस देंगे नहीं, तो वो एक ऐसा लेंस देते हैं जिससे आपका काम चल जाए। तो उसको मल्टीपल फोकल, वो एक जूम लेंस कैटेगरी में काउंट होता है। क्योंकि 18-55 का लेंस अगर आप देखोगे या 18-135 का लेंस अगर देखोगे तो वहाँ पर मल्टीपल फोकल पॉइंट आपको दिए हुए हैं, राइट। लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉलो होते हैं, क्योंकि वो आपको एक्सट्रीम अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, डिसेंट टाइप का रिजल्ट देंगे। और प्राइम लेंस एक ही हुआ फिर? नहीं सॉरी, प्राइमरी जूम लेंस एक ही हुआ। रुपल माफ करना, मैं समझा नहीं एग्जैक्टली, रिपीट कर पाओगे? सर मैंने कहा कि फिर जो आपने बोला ना स्टैंडर्ड लेंस है, तो वो जूम लेंस की कैटेगरी में होंगे ना फिर? हाँ, जूम के कैटेगरी में आएगा वो। स्टैंडर्ड लेंस जो वो जूम के कैटेगरी में आता है, लेकिन उसमें आपको ना एक्सट्रीम जूम नहीं देंगे वो। जैसे उन्होंने दिया कितना है 18 से 55,
55 से ज्यादा उन्होंने दिया नहीं है, 200 mm नहीं दिया है। बेसिक में लाइक जैसे होता है ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस देंगे, फोर्थ स्टैंडर्ड का नहीं देंगे, तो बेसिक में इतना ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो वैसे वो किट लेंस में आपको उतना ही फोकल लेंथ देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ताकि आपके जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है जो भी आपके लेंसेज के, उसके लिए आप अलग अलग लेंसेज परचेस करो। लेकिन उसका भी क्वालिटी डिफर होगा, बिकॉज द ग्लास विच इज यूजिंग, जो उसमें यूज की जाती है वो अलग अलग होती है। सर जो मेरे पास 18 to 135 है उसका क्या होगा, मतलब वो जूम लेंस ही हुआ ना? जूम लेंस की कैटेगरी में वो, जूम लेंस की और कैटेगरी मेरा में। वाला स्टैंडर्ड हुआ ना 18 to 51। वो भी आपका स्टैंडर्ड है, वो भी स्टैंडर्ड और जूम की कैटेगरी में आएगा। बहुत अच्छा लेंस है बाय द वे, तो उससे आप अच्छे इमेजेस क्लिक कर सकते हो, उससे आप टेलीफोटो टाइप का आप जूम करके इमेजेस क्लिक कर सकते हो, टेलीफोटो 55 mm तक, और 18 mm तक आप वाइड एंगल शूट कर सकते हो। करेक्ट। तो ये स्टैंडर्ड लेंस से पता चला, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? Cool. उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो फिश आई लेंस आता है। तो फिश आई लेंस क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फिश कौन कौन खाता है। नॉनवेज कोई है यहाँ पे? कोई नहीं, सारे वेजिटेरियन। तो फिर रूपल के घर पे जब हम लोग आएंगे तो आई थिंक रश्मि के घर पे आने वाले थे, राइट? इडली वड़ा खाने के लिए, करेक्ट? सर इडली वड़ा नहीं, अच्छा, इडली बनाने वाले थे आप, राइट? मुझे याद है बाय द वे रितु, मेनू एग्जैक्टली। तो अब ध्यान से देखने, फिश तो आप लोगों ने देखी होगी, करेक्ट? कैसी होती है फिश? कभी ऑब्जर्व किया है? ऑफ कोर्स सर। हाँ चलिए, सर, ऑब्जर्व ये ओके, कौन बोल रहा था ऑब्जर्व किया है? प्रीति मैंने बोला आपने? सर, डेलिकेट। करेक्ट। मैंने चलिए बताइए मुझे कि फिश की जो आंखें होती है वो किसने किसने देखी है? गोल होती है। हमारी भी आंखें गोल होती है। उसमें उसमें नया सवाल क्या है? सर गोल्ड फिश का रहता है ऐसा। देखिए, जोक्स अपार्ट, लेकिन एक चीज होती है, आपकी मेरी आंखें सेम है, जैसे मैं देखता हूँ वैसे आप देखते हो, राइट? हाँ या ना? ऐसे हाँ, आप हाँ, शांत हाँ। रहोगे तो वो मैं एलियन नहीं हूँ, Yes. ऐसे आप शांत रहोगे तो। नहीं, we were thinking how you will compare to the fish now. I got lost in that. वाह, रितु कल से आप लेक्चर लोगे डेफिनेटली। एक और, तो अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताया था कि आपको एक आंख बंद करके दूसरा आंख से देखना, राइट? ठीक है, तो अब आप होमवर्क लिख लीजिए आज का हमारा लेक्चर 1 ही घंटे का है, तो हम लोग होमवर्क लिख लेंगे। Seriously? No. यस। You said 6 to 9 करना है, अभी एक कम नहीं होना चाहिए। सर मैं तो आज चाय पी के आई हूँ। अरे बाप रे, मेरे भी घर वाले बेचारे वो राह देख रहे हैं, बोलते हैं कि कहाँ पे आप लेक्चर्स इतने होते हैं। मेरी वाइफ राह देख रही है। सो अब ध्यान से देखिए, कल मैंने जो बताया था कि आपको एक आंख अगर बंद करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है, करेक्ट? दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ व्यू। मतलब आप अगर एक आंख बंद करोगे तो आपको यहाँ पर 165 डिग्री तक दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर 80 डिग्री तक दिखाई देगा। तो जो हमारा ह्यूमन आई का एंगल ऑफ व्यू है कम से कम 160 या 180 डिग्री के आसपास है। आपको अगर उसको इलैबोरेट करूँ मैं, तो ध्यान से देखना कैसे होता है। ओके, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, करेक्ट? कल मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवाया था, राइट? किसी को याद आ रहा है? हाँ, प्रोटेक्टर वाला ना? नहीं नहीं, यहाँ पर Where प्रोटेक्टर you're नहीं, clicking सर, कहाँ पे क्लिक कर ये रहे हो? येलो बहुत कलर सारे वाला हाँ हाँ प्रोटेक्टर नहीं है ये आपका आप हो। यहाँ पर आपको Human नाक eye दिखाई दे जैसे। रहा है, टोकदार नाक अच्छा, है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके Exactly. ओके। हर जगह प्रोटेक्टर नहीं आएगा, इंसान भी है सर कभी उसमें कभी। भी ये है ना तो डिवीजन। आपको ये सब व्यू है ना? Views एग्जैक्टली, है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब जो रेड कलर वाला है उसको मैं ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो वो हाँ एग्जैक्टली, मोबाइल में फिर अच्छा दिखेगा। करेक्ट, बस इतना दिखाई दे रहा है। यस सर, क्लियर। तो अभी कोई एक्सक्यूज नहीं लेगा कि मोबाइल में छोटा दिखाई दे रहा है, राइट? और रीडिंग सबको करनी पड़ेगी रूपल, राइट? ठीक है सर। करेक्ट। तो अब आप ये देख पाओगे आप कि हमारा जो एंगल ऑफ व्यू होता है यहाँ पर 95 डिग्री होता है,
अगर आप यहाँ से देखोगे तो मुझे यहाँ तक पीछे तक दिखाई देता है, लेकिन ये जो पार्ट है यहाँ तक नाक तक ही दिखाई देता है, बिकॉज वहाँ पर आपका एंगल ऑफ व्यू ब्लॉक हो जाता है। तो ह्यूमन आई जो 60 डिग्री से लेकर 95 डिग्री तक राइट आई देखती है, और अगर आप लेफ्ट आई की बात करते हो तो यहाँ पर वो 95 to 60 दिखाई देता है। करेक्ट, ये दो चीजें हैं, राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट। वो आपको फाइंड आउट करना है क्या होता है, आपका होमवर्क है, रूपल लिखना है। फिर मुझे समझ में आ गया। अच्छा, मुझे बताइए ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? सर वो जितना पोर्शन कॉमन एरिया हुआ ना दोनों आंखों में, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल इल्यूजन, और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पर हम 15 to 50 हाँ 15 डिग्री पे हम लोग जब देखेंगे ना तो वहां पर आप ना प्रॉपर देख नहीं पाओगे या जो चीज होगी। तो वैसे अब यहाँ पर कितना आपको दिखाई दे रहा है? 95 into 95 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो गया एरिया टोटल? 95 plus 95 190 डिग्री, करेक्ट। तो अब आपको ध्यान में रखना है, आपकी आंखें 190 डिग्री ऑफ एरिया दिखती है, करेक्ट। तो कल से हमारी आंखों की बहुत ज्यादा हम लोग केयर करेंगे, बहुत प्यारी आंखें हैं, तो कल से हमको पता चल गया कि हमारे आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रात भर हम लोग टीवी या फिर मोबाइल नहीं देखेंगे, करेक्ट। तो अब यहाँ से आप देख रहे हो कि जैसे ये मैंने आपको इंसानी आंखों का बताया, अब आती है हमारी प्यारी मछली, मछली जल की रानी है ना, वही मछली। तो उस मछली का जो एंगल ऑफ व्यू होता है वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो मछली होती है वो हमेशा 180 डिग्री तक देखती है। ये ऐसी होती है ना मछली की आंखें, राइट। तो उसका जो एंगल ऑफ व्यू है ना वो टोटल 180 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो ये मछली है, तो मछली इधर का भी दिख पाती है, दिखता मछली को साइड में नहीं दिखता, उसका एंगल ऑफ व्यू 180 डिग्री का है। तो इसके लिए जब भी आप देखना मछली की, और सबसे बड़ी बात मछली की आंखों को पुतलियां नहीं उतना, ये पलके नहीं, आईलिड्स नहीं। हाँ, तो अभी आईलाइट्स नहीं है तो बेचारी वो आईलैशर कैसे यूज करेगी? एग्जैक्टली, बेचारी। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 180 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू है, राइट। ये जो 180 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू है ये सेम लेंस में उन्होंने इनबिल्ट किया। जब लेंसेज डिजाइन कर रहे थे तो एक लेंस उन्होंने ऐसी बनाई थी, जिन्होंने बनाई थी वो तो बेचारे ना बहुत पैसा कमा के मर गए, लेकिन अभी लेंसेज एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर इज वन लेंस विच इज कॉल्ड एज अ फिश आई लेंस। तो फिश आई लेंस जो है ये हमेशा 180 डिग्री ऑफ एरिया कवर करती है। यहाँ तक समझ में आया? करेक्ट। तो 180 डिग्री ऑफ एरिया जो है ना वो अगर आप देखोगे तो कितना होता है, तो यहाँ पर आप मैं बताऊंगा। ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है? ज्यादा ही हुआ। ये इमेज दिखाई दे रहा है आपको? डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड भी है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो इमेज है वो इमेज कितना एरिया उन्होंने कवर किया है, बहुत ज्यादा। तो ये आपका 180 डिग्री के आसपास हो गया। और जब भी आप कभी देखोगे ना तो आपको जो एरिया है वो इस तरीके से कैप्चर होता है, तो चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, और वो आपको एक गोल में दिखाई देगा। सो दिस इज अ 180 डिग्री ऑफ व्यू, जो आप फिश आई लेंस से अगर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, राइट। सर, सो फिश आई लेंस और बर्ड आई व्यू सेम ही है ना? एग्जैक्टली, बर्ड आई व्यू सेम है, फिश आई लेंस, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपको बर्ड आई व्यू लेना है और आपको फिश आई यूज नहीं करना है तो यू विल बी यूजिंग अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, वो भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया विच यू वांट टू क्लिक, एरिया विच यू वांट टू कवर। तो जैसे आपने कई बार ड्रोन में देखा होगा, जो ड्रोन फोटोग्राफी होती है ना, तो वो जो ड्रोन तो पहला पिक जो आपने बताया वो बर्ड आई व्यू का है। हाँ, ये आपका बर्ड आई व्यू, मतलब ये आपका फिश आई लेंस से क्लिक किया हुआ है। हाँ। कौन बेचारे में बच्चे जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं अभी बाहर? अच्छा, आसपास किसी की आवाज आ रहा है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो आपको डिस्टॉर्टेड हो गई है। तो जब आपको मैक्सिमम एरिया कवर करना है एंड आपको छोटे इमेज में फिशआई अगर इफेक्ट देना है तो आप ऐसे लेंसेज को यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका इमेज डिस्टॉर्ट होगा। अब डिस्टॉर्ट क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? हाँ सर, बेंड हो गया ना, ऐसे फ्लैट नहीं आया। एग्जैक्टली राइट। आप मुझे देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि मेरा हाइट और ना एक विड्थ कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 5.5 के तक। चलिए, आप मतलब जीनियस हो कि आप में बैठा हुआ हो तभी पे आपको मेरी हाइट पता चल रही है। नहीं, just guessing. ध्यान से कैसे सुनिए। देखिए, अभी जब मैं हूँ, अभी यहाँ से मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ तो आपको मैं जैसा हूँ एक एज इट ह्यूमन दिखाई दे रहा हूँ, करेक्ट? आपको यहाँ पर एक मेरा प्रॉपर डायमेंशन दिखाई दे रहा है जैसे अगर लाइव लेक्चर होता है तो। लेकिन अगर मैं आपको बस ऐसे बात करूँ तो भूत हो गया ना? करेक्ट। सो इट मींस राइट नाउ माय एंगल ऑफ व्यू इज गेटिंग डिफरेंट, सो इमेज विल गेट डिस्टॉर्ट। तो जो एक्चुअल उसका हाइट एंड वेट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो बेंड हो जाएगा या बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टॉर्शन। मींस वो एक्चुअल लुक नहीं आएगा, वो अलग ही लुक जैसा। हाँ, अभी जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ना, अभी यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो सीधी थी, अभी बिल्डिंग कितनी टेढ़ी दिखाई दे रही है। एक्चुअल में तो इंजीनियर ने टेढ़ी नहीं बनाई होगी, करेक्ट? दुनिया में एक ही बिल्डिंग टेढ़ी है। कौन सी बिल्डिंग टेढ़ी है? लीनिंग टावर ऑफ पिसा। हाँ, तो उसको सीधा करने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, हम लोग जाने वाले अगले हफ्ते। फोटो में सीधा कर देंगे, असलियत पे तो नहीं कर सकते। तो फोटोशॉप हम लोग सीखेंगे, उसको इमेजेस क्लिक करेंगे और उसको सीधा कर देंगे। फिर उनसे क्लेम करेंगे कि हमने बिल्डिंग सीधी कर दी, अभी हमको प्राइस दो करके। तो ये पर्टिकुलर ना आपका बिल्डिंग्स को जब आप एरियल व्यू क्लियर थे, आई थिंक दिव्या आपने पूछा था एरियल व्यू का, राइट? हाँ सर, बर्ड आई व्यू। एग्जैक्टली। तो इस बार ना जब आप बर्ड आई व्यू पे जाते हो, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पर आप अल्ट्रा वाइड यूज करना। अगर आप फिशआई यूज करते हो तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाता है, कई बार वो कंट्रोलेबल नहीं होता। दैट्स द रीजन रिकमेंडेड लेंसेज आर लाइक वाइड एंगल लेंसेज। लेकिन वो हाइट इतनी होती है तो आपको ऑलरेडी उतना कवर कर लेता है एरिया। जैसे ये ज्यादातर आपको हेलीकॉप्टर से या फिर आपके ड्रोन से शूट किया जाता है। ठीक है, तो आपको फिशआई लेंस समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? प्रीति, आपको कोई डाउट है? वर्षा, आपको कोई डाउट है? हाँ सर। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से लेंसेज पढ़े? सर हमने पढ़ा है टेलीफोटो एंड फिशआई। टेलीफोटो, फिशआई, टेलीफोटो, फिशआई। पहले वाले पढ़े थे। स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड, वाइड लेंस, स्टैंडर्ड, फिशआई, टेलीफोटो। ओके, ये हमने पढ़े। अब मेरे साथ कौन कौन आ रहा है लीनिंग टावर को उतना क्लिक करने के लिए और उसको हम लोग सीधा करने वाले हैं? सर मैं एनी टाइम, मैं तुम्हें फोटो पहले तो आ जाऊंगी। एनी टाइम। सर बैंगलोर में भी करो ना कुछ ऐसा। बैंगलोर में मेरे ऑलरेडी ना वर्कशॉप्स होते हैं, फिजिकल वर्कशॉप्स होते हैं। बैंगलोर में हमने कुंदापुरा में अभी लास्ट एक वर्कशॉप किया था, जहाँ पर मेरे अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बैंगलोर के मेरे पास सब 20+ स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टेट में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर ऑफलाइन वर्कशॉप मेरे होते हैं एक एट अ टाइम। अच्छा, वहाँ पर मैं एक दिन किया था। बैंगलोर में भी बिल्डिंग सीधा करो। Exactly, और उसको सीधा करने के लिए हमारे पास ये लेंस है। I was like, वर्कशॉप कह रही हूँ। बैंगलोर में कौन सी बिल्डिंग? सर मतलब अपना ये स्टूडियो और ये वर्कशॉप ये सब मतलब बैंगलोर में भी एक आपकी अवेलेबल होता है। लास्ट टाइम भी मैंने किया था। सो देयर आर डिफरेंट वर्कशॉप व्हिच आर ऑलरेडी अलाइन्ड इन डिफरेंट सिटीज। सो नेक्स्ट वीक में पुणे जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक वर्कशॉप है। एंड जो भी अलग अलग स्टूडियो अलग अलग स्टेट पे, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो उनके हिसाब से जो जिनको पॉसिबल होता है तो वहाँ पर हम लोग फिजिकल वर्कशॉप ले लेते हैं। सर जब हैदराबाद आए तो बता देना। आज ही मुझे एक स्टूडेंट ने हैदराबाद का इनविटेशन दिया है, सो डेफिनेटली आई विल बी प्लानिंग बिकॉज इन हैदराबाद आई हैव 3 स्टूडेंट्स राइट नाउ। So if it is possible, everything goes well, so definitely we will be planning one outdoor practical shoot for those guys. सर बैंगलोर भी प्लीज। सर मुंबई में कभी करने वाले हैं? मुंबई में बहुत तो आप विजिट कर सकते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो एनी टाइम ऑफ मुंबई में मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, महीने में 1-2 वर्कशॉप होते रहते हैं मेरे।
तो मैं आपको सर बता हैदराबाद दूंगा। आया तो बिरयानी का दावत हो जाएगा, कल का पेंडिंग है। श्योर, आपके यहाँ पे बिरयानी है, देन अगेन रश्मि के यहाँ पे इडली है। Sir, from where are you from Mumbai? Where are you based Sorry, in? Where are you based in Mumbai? I'm based in Ghatkopar and my office is in Dadar. Sir, I'm in Thane. Cool, आगे cool. ज्यादा दूर नहीं है. Sure. So definitely we will be meeting, don't worry. Yes. और जो बिल्डिंग को सीधा करने के लिए जाना है हमको, तो उसके लिए ये लेंस लेकर जाना है। ओके, सो वो कंटिन्यूटी यहाँ पर आ गई। जैसे मैंने आपको बताया ना, आंखों को मैंने सर लेंस पीछे आप से लिंक किया था। स्पॉन्सर कर देना, मैं आ जाती हूँ। Definitely, I will love to sponsor particular lenses for you guys. तो अब ये जो है टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस, ये जो एक लेंस है, ये आपको बिल्डिंग सीधा करने के लिए हेल्प करेगी। तो जो भी हमने डिस्कशन किया था वो एक्चुअल में यहाँ पे लिंक होने वाला है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस। ये लेंस क्या काम करती है, तो आप अगर 100 माले की बिल्डिंग है, उसको अगर आप ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हो तो आपको अलग दिखाई देगी, करेक्ट? राइट, 100 माले की अगर बिल्डिंग है, उसको अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से देख रहा हूँ तो मुझे अलग दिखाई देगी। लेकिन अगर वही मैं बिल्डिंग के सामने दूसरी एक बिल्डिंग है, उसके 50th फ्लोर पे जाके अगर देखता हूँ तो अलग दिखाई देगी, राइट? तो जब आप ऐसे कोई आर्किटेक्चर को क्लिक कर रहे हो और उस वक्त आप अगर ग्राउंड फ्लोर से क्लिक कर रहे हो, ग्राउंड लेवल से, तो आपने कैमरा कैसे पकड़ा हुआ होगा? ऐसे, राइट? ऐसे आप क्लिक करोगे ना, क्योंकि बिल्डिंग तो इतनी ऊपर है, बड़ी, हमारी हाइट से छोटी है, 5 फीट से 10 फीट से तो छोटी है, करेक्ट? बड़ी है सर, बड़ी है, बिल्डिंग बड़ी है। हाँ, मतलब आप लोगों का ध्यान है अभी, करेक्ट? तो वो जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को करेक्ट करने के लिए हमको ना एक लेंस की जरूरत पड़ती है जो आने वाली लाइट को करेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड एज अ टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस। ये लेंस क्या होती है? ये लेंस ना टेढ़ी होती आती है, वहाँ पर बिल्डिंग टेढ़ी होती है, यहाँ पर हमको लेंस को टेढ़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लेंस को टिल्ट अप या टिल्ट डाउन कर सकते हो, आप इसको राइट एंड लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, मतलब कैन बी टिल्टेड, दैट्स ऑल। यस, बट योर कैमरा विल बी द सेम। कैमरा आपका टिल्ट अप नहीं होगा। हाँ, लेंस। सो मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ कि एक्जैक्टली ये लेंस कैसे यूज की जाती है। अप डाउन एंड साइडवेज ना? यस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये बिल्डिंग थी, आई थिंक वहाँ पे लेनिन टावर तो नहीं है, लेकिन ये कोई भी टावर ही दिखाई दे रहा है छोटा सा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर लेंस, अगर मैं नॉर्मल लेंस से क्लिक करता, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो उससे बिल्डिंग टेढ़ी दिखाई देती, बिकॉज आपका जो पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव में आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो वो पर्सपेक्टिव लाइट को बेंड करेगा। देयर आर सर्टेन लाइट बेंडिंग होती है आपके कैमरा के अंदर, दिस इज अ टेक्निकल पार्ट। तो उसकी वजह से आपका ये जो लाइट है ना, ये आपको टेढ़ा क्लिक होगा बिल्डिंग, राइट? लेकिन आपको वो अगर करेक्ट करना है, सो यू विल बी यूजिंग दिस टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस। So depending upon the perspective correction, you will be shifting your lens to right or left, or you will tilt up or tilt down, and you will get the exact correct perspective of your lens, which is in an exact single line, right? तो ये आपका जो है, ये आपका टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस का प्लस पॉइंट है कि जब आपको आर्किटेक्चर कोई क्लिक करना होता है, उस वक्त आपको टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, नॉर्मल लेंस से मैंने क्लिक किया, तो but obviously your distortion is there and your image is getting perspectively misinterpreted, लेकिन यहाँ पर आप वो सीधा आपको दिखाई देगा। तो ये ज़्यादातर करके जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, या फिर जो आपका इंटीरियर्स वगैरह हो गए मैक्सिमम, उस वक्त आपको ये जो है ना, ये लेंसेज को यूज़ किया जाता है। तो अगर उसका टेक्निकल आपको मतलब टेक्निकल क्लेरिफिकेशन अगर चाहिए होगा, तो उसको इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। Because right now, if your camera is placing on this particular level, तो आपका लाइट एंगल कौन सा बन रहा है? ये, राइट? क्योंकि आपका लेंस सीधा देख रहा है। लेकिन जब आप उसको टिल्ट एंड शिफ्ट करोगे, तो टिल्ट एंड शिफ्ट में आपका जो फील्ड ऑफ व्यू बना वो टोटल चेंज हो जाएगा। तो आप लेंस को चेंज करते हो। अब ये वो लेंस को कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से तो आपका कैमरा एक जगह पे होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस यू कैन इजीली टिल्ट अप और टिल्ट डाउन, राइट एंड लेफ्ट में आप शिफ्ट कर सकते हो, करेक्ट? ये आपको समझ में है? या
बहुत रेयरली इसको यूज किया जाता है एंड दीज लेंसेज आर वेरी कॉस्टली लेंसेज। हाँ मतलब स्पेसिफिक पर्पस है इसीलिए। एग्जैक्टली, स्पेसिफिक पर्पस ज्यादातर करके आपको जो आउटडोर इंटीरियर हम लोग क्लिक कर, आउटडोर एक्सटीरियर क्लिक करते हैं ना, वो वाले पर्सपेक्टिव के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता चला? सर ऐसे ही हम लोग को ऐसे डेली लाइफ में अगर एक सिंपल हाई राइज बिल्डिंग का करना हो, नॉट दैट 100 और 200 फ्लोर्स वाला, से 10-20 फ्लोर्स वाला, तो उसके लिए कौन सा ऐसे यूज कर सकते हैं? आपको बिल्डिंग से अगर शूट करना होगा तो उसके लिए तो आपको 18 mm या 16 mm को शूट करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो वाइड एरिया है। हाँ वाइड एरिया, वो आपको वाइड एरिया है ना, आपको क्रॉप थोड़ी करना है। हाँ तो उसमें आ जाएगा मेरा 18 mm आपको आ जाएगा वाइड वाला। तो आई थिंक लेंसेज के टॉपिक्स आपको क्लियर हुए? कोई किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए तो हमने लेंसेज अभी पढ़े। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड लेंसेज। इंफ्रारेड लेंसेज जो है वो एक इंफ्रारेड लाइट आपको कैप्चर किया जाता है आपके लेंसेज के अंदर। आई थिंक आप लोगों ने सारे के सारे बेचारे मेरे स्टूडेंट्स यंग है, कोई 100 साल 150 साल पुराना कोई स्टूडेंट नहीं है, तो अपने नोकिया के फोन देखे रहेंगे। अभी हम लोग फाइल एक्सचेंज अगर करना होगा तो कहाँ से करते हैं? जीमेल को छोड़कर। अगर आपको मोबाइल से एक दूसरे के बीच में अगर फाइल शेयर करनी है तो आप क्या यूज करते हो? इंटरनेट पे जीमेल, राइट? लेकिन उसके पहले ब्लूटूथ, करेक्ट। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपको पता है, करेक्ट? ब्लूटूथ से पहले क्या था सर? वो वायर यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते थे। वायर तो आपका कनेक्शन वायरलेसली अगर मुझे कोई फाइल ट्रांसफर करना है, सो वहां पर क्या यूज किया जाता था मोबाइल फोन्स में? अगर आपको याद होगा तो नोकिया के पहले फोन्स आते थे, करेक्ट? तो हाँ, नोकिया में आई यूज्ड टू डू सर इंफ्रारेड। वो रेड लाइट ब्लिंक होती थी। राइट। तो दिव्या यू आर मैंने नहीं यूज किया है नोकिया। हाँ सर मैंने कोई ट्रांसफर नहीं करी फाइल नोकिया से। तो उसको क्या होता था, वो जो मोबाइल फोन के अंदर एक डिवाइस होता था जिसको इंफ्रारेड सेंसर होते थे, वो सिग्नल्स इंफ्रारेड रेज कैमरा जो मोबाइल है वो थ्रो करता था, दूसरा उसको कैप्चर करे, जैसे अभी वाईफाई का हॉटस्पॉट होता है ना वैसे। तो देयर आर सर्टेन इंफ्रारेड लेंसेज के जो रेज होते हैं, जैसे एक्सरेज होते हैं ना वैसे, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, बट दोज आर द रेज विच आर एक्चुअली एग्जिस्ट इन योर एटमॉस्फेयर। So there is something which is called as electromagnetic spectrum. वर्ड रिपीट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो आप अपनी आंखों से देखते हो ना, वही चीज एग्जैक्टली रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी एज अ ह्यूमन वी कैन सी। तो आपका जो सराउंडिंग, वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है एंड उसमें ये पर्टिकुलर ना एक सेगमेंट होता है इंफ्रारेड लेंसेज का। वो इंफ्रारेड लेंस उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ही कवर करती है। ये इमेज आपको गूगल पे मिलेगा। रितु, आपने साइंस किया है, राइट? आपने इंजीनियरिंग किया है, करेक्ट? हाँ, तो आपके लिए एग्जांपल है कि आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को अंडरस्टैंड करोगे और हम सभी लोगों को समझाओगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, स्लाइड नंबर है 151, चाहिए तो लिख लीजिए। I want you to understand and to explain everyone what exactly electromagnetic spectrum means. ठीक है, तो बाकी बेचारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अगर कुछ आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो रितु जी उनको पकड़ना है आपको। Well, this was not my area, but still I will do it. Guys, it's very easy to understand, but don't worry. I'm there with all of you. Don't worry. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया in DSLR we have this option, no, infrared receiver. Infrared receiver is the option which will enable your camera to connect with the battery pack or like any device, electronic device, which is like a power pack for studio lights. But you don't have the infrared lenses along with you right now. Infrared lenses are those lenses which actually only covers the infrared light rays. So उसमें अगर आप कोई इमेज क्लिक करोगे तो आपका इमेज एज इट इज नहीं आएगा, जैसे अभी आपके लेंसेज को क्लिक करने के बाद आता है। So उसका इमेज कैसा आएगा? Receiver is nothing to do with this. No, infrared receiver is totally different. Infrared lenses are totally different. So like this kind of lenses which you will be able to get in the market. So these are the lenses which actually captures only the infrared rays segment in your particular electromagnetic spectrum. तो उसके अगर आप फोटोग्राफी करोगे ना तो आपको सारे फोटोज ऐसे आएंगे। व्हाइट एंड ग्रीनिश रेडिश फोटोज आएंगे आपके।
तो ये आपका इंफ्रारेड का सेंसर है, आपको ऐसे फोटोज आएंगे सारे के सारे। अच्छा, सिर्फ वही लाइट वो करेगा। रेडिश वही रेडिश टिंज राइट। क्या? हाँ, रेडिश So या फिर these आपका pictures व्हाइटिश are टिंट actually है। colorful. सॉरी, जी, मतलब तो कौन सी these लाइट कैप्चर pictures in करेगा? reality are colorful, right? इट्स अ रियलिटी, वो कैमरा में क्लिक किए अच्छा, इमेजेस है। हाँ, लेकिन इंफ्रारेड लेंस के साथ में यूज किए गए हैं तो आपको वो वैसा इमेज क्लिक हुआ है। अब ये क्यों हुआ है वो मैं आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये रेस कैसे कैमरा में रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? सर इसकी इसमें एप्लीकेशन आपका कहाँ पर है? एप्लीकेशन मतलब आई डिडंट मतलब गेट। ये कहाँ use कहाँ होएगी? कौन यूज करता है? ये इंफ्रारेड लेंसेज बहुत ही रेयर है, इसमें आज तक मुझे भी नहीं मिला। मैंने बहुत बार मार्केट में अलग अलग डीलर से फाइंड आउट किया, मुझे नो नहीं नो मिला। नो, ये शी बहुत सेइंग नहीं हाँ। सर, पर्पस ये किधर, अभी जैसे ये एक फोटो रेडिश यूज किया ना, तो मतलब कौन से टाइप के फोटोज के लिए या क्या इंफ्रारेड करने के लिए ये फोटोग्राफी, काम? इंफ्रारेड फोटोग्राफी अलग टाइप है। इंफ्रारेड कहाँ काम आती और है? ये इंफ्रारेड अब कमर्शियली काम फोटोग्राफी नहीं होता इसका, कमर्शियली काम हाँ। नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार की अलग अलग टाइप है, वैसे जैसे मैक्रो फोटोग्राफी अलग है, मैक्रो वैसे हाँ वैसे इंफ्रारेड टाइप ऑफ फोटोग्राफी, लेकिन अब कमर्शियली इसको यूज नहीं करते। कमर्शियल असाइनमेंट्स सर इसे फोन कभी के बहुत वॉलपेपर रेयरली खींचने के लिए फोटो काम बहुत काम सुंदर आएगा। है। वी मतलब कैन फोटोज यूज, बहुत देयर सुंदर आर है लेकिन अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ लेंसेज विच आर अवेलेबल, जैसे नाइट विजन के लेंसेज वगैरह होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये लेंसेज कब तक ना मतलब बहुत ही रेयर है मिलना, क्योंकि आपके ना जो कैमराज रेड अभी आप फोटो आई है तो मतलब है इसका एग्जैक्टली वन तो आपके जो सेंसर। कैमराज है उन कैमराज को लेंसेज मिलने भी चाहिए। तो ये लेंसेज बहुत ही रेयर होते हैं, बट देयर इज अ टाइप इन दैट पर्टिकुलर लेंसेज के कैटेगरीज में। सो आई इंट्रोड्यूस इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस। पता होना चाहिए, कल आपको कोई बोलेगा कि इंफ्रारेड काइंड की कोई फोटोग्राफी होती है तो आपको मालूम होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। इसमें फ्राइड इडली भी होता है, करेक्ट? फ्राइड इडली होता है, देयर इज अ कैटेगरी इन इडली। यस सर, मस्त रहता है, बहुत अच्छा राइट, बहुत अच्छा लगता है, करेक्ट। सो आपको पता है तो देयर इज अ इंफ्रारेड लेंस जो बहुत अच्छा होता है, हमको पता है, करेक्ट? तो आई थिंक तो लेकिन ये हमें इतना ही पता चला कि सिर्फ रेड रेड फोटोज आते हैं। एग्जैक्टली रेड फोटोज आएगी बिकॉज वो लाइट कैप्चर नहीं कर रहा है, वो लेंस लाइट कैप्चर नहीं कर रहा है, वो इंफ्रारेड रेस को कैप्चर कर रहा है। ये टोटली डिफरेंट है। जो हम लोग हमारी आंखों से देख रहे हैं वो उसमें कैप्चर नहीं होगा। हम कलर्स में देखते हैं, ह्यूमन आई रेड ग्रीन एंड ब्लू इन 3 कलर सेगमेंट में देखती है। इंफ्रारेड इज बियॉन्ड आवर ह्यूमन आई वीविंग कैपेसिटी। तो हम लोग एक्सप्रेस आपको दिखाई देते हैं, डॉक्टर ने जब एक्सरे जो होता है वो आपको दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, जब डॉक्टर आपको प्रिंट लेकर आता है और आप देखते हो तो वो तो दिखाई देता है ना एक्सरे, उसके ऊपर एक्सरे लिखा होता है। नेगेटिव राइट, वही एक्सरे होगा ना। एक्सरे क्या होता है? नहीं, वो लाइट सोच रही है शायद। एक्स-रेज से आया वो। आई थिंक रूपल लाइट सोच रही थी, रेड लाइट है ना। राइट, तो जो एक्सरेज आपके बॉडी के थ्रू जाते हैं वो हम लोग ह्यूमन आंखों से नहीं देख सकते, राइट? वो नेगेटिव जो प्रिंट आउट करके देते हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो जो एक्सरेज है वो हमारी आंखों से नहीं दिखा देते रेज। वैसे अल्फा रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते, बट दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग। तो वो चीज है वो आपके कैमरा में कैप्चर नहीं होती, बट देयर इज अनदर थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमारे कैमरा में कैप्चर होती है, जो विजिबल लाइट होती है, वो रितु हमको बताएंगे। ओके, सो गाइस आई थिंक वी हैव कवर्ड द लेंसेज एंड होप सो कल जब हम लोग मिलेंगे तो रिवाइज करेंगे। नो सर, शटर स्पीड करो प्लीज सर। आपने बोला एक लेक्चर पीछे जा रहा है, अभी हम लोग 2 लेक्चर पीछे है बाय द वे। सो एपर्चर है ना अभी नेक्स्ट टॉपिक। इट्स अपर्चर। तो मुझे अभी कौन बताएगा मुझे अपर्चर क्या होता है, क्योंकि हमने वर्कशॉप में कवर किया है, करेक्ट? आई थिंक दिव्या आपको भी पता है, वर्कशॉप में आप थे शायद, नवनीत, वर्षा, दिव्या, हाँ पता है सर। चलिए तो फिर कोई सर, मुझे मेरा एक डाउट था एपर्चर से। हाँ बताइए। अगर वो फोकसिंग कम है तो, ज्यादा क्लोज और ओपनिंग कम है तो वो नाइट फोटोग्राफी ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ले लाइट सकते हो ना, ले सकते हैं आईएसओ। ले सकते हो। हाँ ये डाउट सर आईएसओ बढ़ाकर ले सकते हैं ना, आईएसओ इंक्रीज करके आप ले सकते हो, बट अगेन इफ यू आर इंक्रीजिंग द आईएसओ सो यू विल बी इनवाइटिंग ग्रेन्स इन योर इमेज, ग्रेन्स जो आपके इमेज को खराब कर देंगे। अनवांटेड गेस्ट आते हैं हमारे पास वो ग्रेन्स के नाम से,
तो इमेज को खराब कर देते हैं. सो देन यू हैव टू यूज योर शटर स्पीड पैरामीटर टू कॉम्पनसेट दैट लाइट. So basically there are total 3 parameters, aperture, shutter and ISO, and we have to compensate and we have to balance all these particular 3 parameters. आपको मैंने बार बार वो इमेज प्रिंट आउट करने के लिए दिया है ना, जो अब तक किसी जो कुछ हमारे हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया नहीं है. उसमें है वो तीनों पिक्चर मेरे सामने है. हाँ, लेकिन हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो है किसी ने अब तक प्रिंट आउट निकाला नहीं है, राइट? रश्मि, रूपल मैंने निकाला सर. ओके, करेक्ट. तो वो जो प्रिंट आउट है वो आपको हेल्प करेगा ये चीजें समझने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि एग्जैक्टली आपको कैसे तीनों चीजों को, तीनों सेटिंग्स को बैलेंस करना है. सो व्हेनेवर यू विल बी शूटिंग इन एनी लो लाइट सिचुएशन एंड ऑल, दैट टाइम यू वोंट बी फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेन इन योर इमेज. ठीक है, समझ में आपको ये चीज? तो सर शटर स्पीड स्लो करेंगे तो आएगा ना, डार्क में अच्छा आ जाएगा ना? डोंट वरी, आएगा. हम लोग उसको प्रैक्टिस करने वाले. आपको चंदा मामा को क्लिक करना है बाय द वे. तो सर हमारे उसमें तो इतना छोटा सा ही आता है चंदा मामा. सर एक मतलब असल अभी में इतने दूर है तो छोटा ही आएगा ना, उतना पास थोड़ी बड़ा आएगा. तो सर ऐसे वो जो- बिंदु जैसा आता है मेरे फोन से, तो डॉट जैसा. डोंट वरी, कौन से? वो मैग्निफिकेशन में आपको बता दूंगा कैसे करना है, तो वो इमेज क्लिक हो जाएगी. प्रीति, आर यू देयर? अच्छा हूँ सर. Sir, I'm there. I had a call, so सर मुझे कभी कभी डाउट आता है, ये सारे सेटिंग करने के बाद वो ऑब्जेक्ट चले गया तो जो किसका सवाल ऑब्जेक्ट था? क्लिक करना था मेरा ही दिव्या सर. Okay. मुझे मूविंग शॉट का बहुत शौक है. अच्छा मैं समझ गई क्वेश्चन. चलिए, सारे बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन, करेक्ट? हाँ, ठीक है. तो अब लेकिन ये मेरे जो पास चीजें उसका हैं, आंसर भी है. मतलब शटर किसके पास स्पीड आंसर? रूपल के पास आंसर है, राइट? रूपल बताइए क्या आंसर है उसका. सर इसका आंसर ये है कि पहली बात तो आपने कल वो बताया था ना मीटरिंग बताया था, वो सब कुछ सेट करके रखना पड़ेगा कि क्या है. दूसरी बात आपने पहले लेक्चर में बताया था ना कि एक फोटोग्राफर बहुत पेशेंस रखता है, कितने कितने दिन महीनों वेट करता है, तो वो वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस मार के बैठना पड़ेगा. राइट. और क्या है ना, दो चीजें. गाइस, अभी आई विल शेयर विद यू वन बुक व्हिच इज रिटन बाय मी, जिसमें अलग अलग फोटोज है. उसमें एक शॉट है जिसके लिए मैंने आई थिंक 10 मंथ्स वेट किया है. सो आफ्टर 10 मंथ्स आई क्लिक दोस पर्टिकुलर इमेजेस एंड आई विल शेयर ऑल द बुक्स विद यू. आपको पता चल जाएगा, उसमें ब्लॉग्स वगैरह भी है फोटोग्राफी के, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो पेशेंस क्या लेवल की है. एंड सेकंड चीज जो है, जो आपका दिव्या सवाल था, तो वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भाग जाएगा. यही सवाल था आपका, करेक्ट? इतने सारे हाँ, सेटिंग सर. जो हम लोग हाँ, करते हैं सर. उसके लिए. हाँ. डोंट वरी, हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं तो सब्जेक्ट को जाने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे. राइट? सो वी हैव 8 पीपल, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका भाग के जाने वाला नहीं है. वो सारे सब्जेक्ट को हम तो पकड़ के रखेंगे और वो क्लिक हो जाएगा. सर आपका रिएक्शन पहली बार आता है, ये कैसा सवाल था? लेकिन हमें समझ में आ गया क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, तो हमें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्या था. एग्जैक्टली. सो इसके लिए मैंने आपको भागने बताया वाला. कि कोई भागने वाला नहीं है. हम लोग पकड़ के रखने वाले सब्जेक्ट को, एंड आप ही पकड़ के रखोगे तो वो सब्जेक्ट कितने भी स्पीड में रहेगा वो क्लिक होगा. दिक्कत मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर. ठीक है. तो सबसे पहले अपर्चर जो मैंने आप लोगों को बताया था, अपर्चर इज अ मैकेनिज्म व्हिच कंट्रोल्स द लाइट इन योर पर्टिकुलर इमेज. दैट इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मीनिंग ऑफ द अपर्चर, राइट? देयर इज सेकंड मीनिंग, जो अपर्चर का ओपनिंग होता है, जो ओपनिंग होगा अंदर के डायमीटर वाला, वो ओपनिंग जो उसको कुछ नंबर्स दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डायमीटर, राइट? ये हमने पढ़ा था, करेक्ट? द अपर्चर लेंस इज अ डायमीटर व्हिच एक्चुअली allows the light to come in your particular camera, right? तो ये जो अपर्चर है ये आपका हमेशा 1.8 अगर है तो मतलब वो ओपनिंग बहुत बड़ा है. छोटा अगर नंबर है तो ओपनिंग छोटा है. सही बोला मैंने या गलत बोला? सर गलत बोला. फिर सर, गलत सर पहले से ऑपोजिट कंफ्यूजन है, आप फिर से कंफ्यूजन कर रहे हो. क्या बोला सर? ध्यान से सुनिए. अगर ये इनवर्स रिलेशनशिप होती है उसकी, दोनों हस्बैंड वाइफ पे कभी उनका ना मतलब ठीक तरीके से नहीं बनता,
तो अगर वो उल्टा। बड़ा होल होगा, उल्टा होगा, सास बहू होती है ना, वैसे ये अपर्चर का मैकेनिज्म है। तो अगर वो नंबर छोटा रहेगा तो ओपनिंग बड़ा होगा, नंबर अगर बड़ा रहेगा तो ओपनिंग छोटी होगी। करेक्ट? नहीं अगर याद में आ रहा है तो हस्बैंड वाइफ और सास बहू को याद में रखना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। राइट? तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स आपको हेल्प करते हैं कि आपका जो ओपनिंग है वो डायमीटर का कितना होगा। तो 1.4 पे ज्यादा ओपनिंग होगा, 2 पे कम ओपनिंग होगा, 2.8 पे कम होगा, 5.6 पे कम होगा, F11, F16, F22, F32, F29 कम कम होते जाएगा। राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? जिससे कम अगर होगा तो वैसे वैसे आपके इमेज में आने वाला जो लाइट है वो भी कम होते जाएगा, तो इमेज ब्राइटर से डार्क होने लग जाएगा। करेक्ट? हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा था, अगर किसी को याद होगा तो वर्कशॉप में बहुत अच्छे तरीके से हमने ध्यान दिया था। वर्षा, अभी भी आपका पंखा जो है वो पंखा हम लोगों से बात कर रहा है। हाँ सर, हमने प्रैक्टिकल किया था Correct. बॉटल का, है ना, बॉटल से। एग्जैक्टली बॉटल। और हमारे पास ब्लड एक था। दोस्त भी थे जो जिसको हमने क्लिक किया था, हमारे दोस्त अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो मिस्टर डैनबो। राइट? तो ये इमेज है आपका, इस इमेज में आपका लाइट जो है वो कम होती जाती है। दैट इज अ फर्स्ट, वी कैन से फर्स्ट फंक्शन ऑफ द अपर्चर। अपर्चर का पहला फंक्शन है वो। करेक्ट? नवनीत, अपर्चर का पहला फंक्शन क्या है? नवनीत? कूल। चलिए, एक पर्सन तो बेचारे मिले। नवनीत? Sir, she's writing, sir, I am on the way to home. I am on the way to home. कूल। ठीक है। दिव्या, हमने क्या पढ़ा अभी? अपर, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द अपर्चर? दिव्या? ओके, दिव्या उनका भी ध्यान नहीं है, तो उनका होमवर्क अभी डबल है। चलिए, लिख के रखना आप लोग। ठीक है? सो ये मैंने आपको बताया था, अपर्चर जो मैकेनिज्म है उसका जो ओपनिंग है वो आपको आने वाले लाइट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। देन आप जब बात करोगे उसको, फर्स्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग द लाइट, सेकेंड फंक्शन टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ फील्ड। द डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है कि आपके फोटो में जो आने वाला ब्लर बैकग्राउंड है वो कैसे कंट्रोल होगा, कितना होगा, वो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड होता है। तो फर्स्ट फंक्शन टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट टू कमिंग इन योर पर्टिकुलर लेंस, सेकेंड टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ फील्ड। ये दो चीजें हैं। यहाँ तक किसी को बड़ा आउट है? ये तो हमने वर्कशॉप में ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया था। और ये जो नंबर से आपको ध्यान में रखने हैं कि आपके लेंसेज के लिए, क्योंकि ये जो अपर्चर के स्टॉप्स होते हैं ना वो डिफाइन है, वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, मतलब फिक्स है। तो आप कैनन का लेंस लीजिए, आप फोकस लेना, इसका लेंस लीजिए निकॉन का, आपके जो अपर्चर के स्टॉप्स होंगे ना वो फर्स्ट फुल स्टॉप, हाफ स्टॉप, क्वार्टर स्टॉप, वो आपके चेंज होते रहते हैं। सर, मैं इसमें देख रही थी, मेरा कैनन में मेरे को 3.5 लोवेस्ट आ रहा था। इज दैट करेक्ट? Yes, at 18 mm your lens will be the 3.5 minimum, and at 55 mm it will be like a 5.6. अब वो क्यों होता है वो मैं अभी आपको आंसर सर, बताऊंगा। वो लेंस से भी डिफर करता है? एग्जैक्टली, लेंस पे डिपर करेगा। इसके लिए ना 50 mm लेंस अगर आप 1.8 का अगर लेंस लेने के लिए जाओगे तो आपको आएगा 8,500 रुपए के आसपास। लेकिन अगर 50 mm आप 1.4 का लेंस लेने के लिए जाओगे तो वो आपको आएगा 23,500 रुपए का। और अगर आप 50 mm 1.2 का लेंस लेने के लिए जाओगे तो आपको आएगा 1,30,000 रुपए का। रूपल, कल परचेस करना है आपको वो। सर मेरा इतने ध्यान से सुन रहे हो, कल परचेस करना है। सो अब देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ फोकल रेशियो। प्रीति, ध्यान से सुनना, फोकल रेशियो। आप जो जिद्दोजहद कर रहे हो वो इमेज क्लिक करने के लिए, वो यहाँ पर आपको हेल्प करने वाला है। करेक्ट? सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ फोकल रेशियो। जो मैंने आपको बोला था ना कि अपर्चर ओपनिंग होता है, आंख बड़ी होती है, लेकिन वो कितनी बड़ी होगी वो हमको अंडरस्टैंड करना है। तो फोकल रेशियो जो है ये एक सेटिंग होती है या एक उसको बैकग्राउंड है कि एग्जैक्टली जब आप अपर्चर का मैकेनिज्म ओपन करते हो तो वो मैकेनिज्म कितना ओपन होगा, वो जो ओपनिंग है कितनी बड़ी होगी। व्हाट इज द डायमीटर? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डायमीटर? रश्मि? सर, जो ओपनिंग है सर, उसकी सर्कल के बीच मैक्सिमम जो एक एंड
हाँ एग्जैक्टली राइट. सो फॉर एग्जाम्पल माई फोकल रेशो इज इक्वल टू, जो फोकल रेशो होता है उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय अपर्चर साइज. अभी हम लोग कल से साइंस का क्लास करने वाले हैं, तो उसका पहला फॉर्मूला है दैट इज अ फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय अपर्चर साइज. करेक्ट. अब तो इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म है क्या, फोकल रेशियो का कुछ शॉर्ट फॉर्म है क्या? नहीं. यस है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म FR इज इक्वल टू FL इनटू AS. इसका फुल फॉर्म ये नहीं जो है, शॉर्ट फॉर्म नहीं है. अपर्चर साइज हम लोग बोलते हैं, हम्म. अच्छा, जो F अपॉन समथिंग होता है राइट, अपर्चर. प्रीति मैं जब भी हम आपको लोग वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. देखिए, अगर अभी आप 18 mm पे क्लिक कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या 100 mm हम लोग ध्यान में रखते हैं, 100 mm कैलकुलेशन करने के लिए इजी पड़ेगा. हाँ. तो अगर मेरा 100 mm मेरा फोकल लेंथ है, ओके, ध्यान से सुनना, 100 mm मेरा फोकल अगर लेंथ है एंड मेरा अपर्चर जो है, जो ओपनिंग मुझे रखना है, अगर ओपनिंग मुझे बड़ा रखना है तो नंबर क्या होगा प्रीति? ओपनिंग अगर बड़ा है तो नंबर क्या होगा? छोटा होगा. छोटा होगा. तो अगर आप अपर्चर, आपका फोकल लेंथ है 100 mm और आपको अपर्चर रखना है 1.2 फॉर एग्जांपल राइट, तो आपका फोकल रेशियो कितना होगा जरा कैलकुलेट करके बताइए. 100 इज इक्वल 100 डिवाइडेड बाय 1.2. मोबाइल फोन में कैलकुलेटर तो होगा. शकुंतला देवी हमारे साथ में नहीं है अभी, तो बेचारे वो तो उनको इतनी जल्दी कैलकुलेशन करके नहीं बता सकते, तो मोबाइल फोन का कैलकुलेटर हमको यूज करना पड़ेगा. सो वी डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय 1.2. कुछ एग्जैक्टली कैलकुलेशन क्या होगा? 83.33. करेक्ट. 83.33 mm इज योर डायामीटर फॉर एग्जांपल. तो जो ओपनिंग है अपर्चर मैकेनिज्म का वो 83.33 mm का होना चाहिए. अब अगर आप सोचोगे 83.33 mm का अगर मेरा वो ओपनिंग है, तो मेरा अपर्चर जो मैकेनिज्म है वो कितना बड़ा होगा? सिंपल ना, काफी. रिलेट कर पा रहे हो आप? अगर हाँ. मेरा ओपनिंग ही इतना बड़ा है तो मेरा मैकेनिज्म कितना बड़ा होगा, राइट? और वो मैकेनिज्म जो है, वो मैकेनिज्म अगर इतना बड़ा है तो मेरा लेंस कितना बड़ा होगा? रश्मि, अभी आपकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि आपको समझ में आ गया, राइट? नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. ध्यान मुझे से भी नहीं आया. मैंने आपको क्या बोला? सर, ये जो पर्टिकुलर लेंस में एलिमेंट होता है, ये अपर्चर मैकेनिज्म होता है. जैसे आई थिंक मैंने आपके लिए निकाला भी था वो अपर्चर मैकेनिज्म. मेरे एक दोस्त थे, वो बेचारे लेकर चले गए थे. अभी जस्ट चेक, हमारे पास रहेगा. हाँ सर, वो ये पिक में नीचे वाला है ना, वो जो उसमें ब्लेड जैसे दिख रहे हैं. नहीं रश्मि, वो अलग अलग चीज है, वो शटर है अच्छा. आपका. ओ ओके हाँ. ओके. हाँ. हर चमकती चीज सोना नहीं होती, राइट? सर, ये अपर्चर और इसमें ना कंफ्यूजन हो. हाँ सर, शटर और इसका कुछ तालमेल नहीं समझ आ रहा. नहीं, डोंट वरी. शटर जो है वो सांस है और जो अपर्चर है वो भौं है आपकी. तो दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लेकिन कभी दोनों का बनता नहीं. कर ये आपको दिखाई दे रहा है? रिंग है ना. रिंग किसी को देनी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये. तो अगर इसको आप देखोगे, ये ओपन अगर कर रहा हूँ मैं, राइट, यहाँ से अगर ये जो इसका डायमीटर अगर ओपन करते हैं हम लोग, तो ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस. हाँ, बीच ये का डिस्टेंस जो है ना, ये कितना mm का अभी अगर होगा, तो मैंने आपको जो डिस्टेंस बताया ना, फोकल रेशियो वो होता है जो एक्चुअली आप जिस अपर्चर पे शूट कर रहे हो, उस अपर्चर पे आपका जो ये डायमीटर का ओपनिंग है वो कितना बड़ा रहेगा. तो अगर आप 100 mm फोकल लेंथ है मेरा, 100 mm फॉर एग्जांपल, और उसको मैं 1.2 अगर मुझे अपर्चर यूज करना है, तो मुझे जो अपर्चर का डायमीटर है वो कितना होगा चाहिए? तो वो उतना चाहिए 83.33 mm. 83.33 mm अगर मैं पट्टी पे कैलकुलेट करूँगा तो शायद इससे भी ज़्यादा आएगा, कम से कम आई थिंक 8 सेंटीमीटर के आसपास, 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर. तो अगर वो, ये आप देख पा रहे हो, इतना अगर मेरा ओपनिंग होना चाहिए, तो ये मैकेनिज्म कितना बड़ा होगा? तब इसका ओपनिंग 8 सेंटीमीटर के आसपास होगा. तो अगर इतना बड़ा मैकेनिज्म बनाना है, उसको लेंस कितनी बड़ी होगी? इतना बड़ा विड्थ जो लेंस का होता है ना, इसको प्रैक्टिकली लेंस में इनबिल्ट करना पॉसिबल नहीं है.
क्योंकि वो टेक्निकल लिमिटेशन है। उसके लिए आपके पास जो भी लेंसेस होते हैं वो लेंसेस में जो अपर्चर साइज होता है वो हमेशा डिफर होता है। ध्यान से सुनना, अभी आपके पास 1855 का लेंस है, राइट? 1855 का लेंस है, छोटा सा लेंस है, करेक्ट? या करेक्ट से करेक्ट ना। हाँ, नहीं करेक्ट हो। कभी कभी झूठ भी अच्छे तरीके से बोलने का कॉन्फिडेंस के साथ, तो सामने वाले को सच लग जाता है। तो आपके पास जो फोकल लेंथ था ना, मैंने बताया था, ये देखना, ये जो लेंसेस होते हैं ना, जैसे ये लेंस है आपके पास, वो छोटा सा लेंस है, राइट? और ये लेंस का ये जो फर्स्ट डायमीटर इतना बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अपर्चर है वो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5.6, करेक्ट? तो अगर मैं 800 mm का ये लेंस है मेरा, तो इसको अगर मुझे अपर्चर के फोकल रेशियो से कैलकुलेट करना है तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? कोई मुझे बता पाएगा? 800 डिवाइडेड बाय 5.6, 800 डिवाइडेड बाय 5.6, 142.85 800 डिवाइडेड बाय 5.6, 5.6 142.85 142 mm। तो जो डायमीटर है वो कितना होगा? 142 mm, इसके बीच वाला। तो ये अपर्चर का मैकेनिज्म रिंग कितना बड़ा होगा? करेक्ट, बड़ा होगा अपर्चर का मैकेनिज्म। अपर्चर का मैकेनिज्म अगर बड़ा है तो बट ऑब्वियस वो जो लेंस है उसका जो फ्रंट एलिमेंट है वो भी बहुत बड़ा होगा, राइट? वो आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि उतना मैकेनिज्म, उतना जो आपका ग्लासेस है, उतना जो पूरा लेंस को कैरी करना, इसके लिए ये लेंसेज 8-8 10-10 किलो के लेंसेज होते हैं। तो ये लिमिटेशन है। हाँ रितु, वही 10 किलो के लेंसेज आपको लेकर चलना पड़ता है वाइल्ड लाइफ में। तो वो जो लेंसेज है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल, ये मैं बोलता हूँ कि 800 पे मुझे 1.2 चाहिए, तो अगर 800 mm पे मुझे अगर 1.2 को शूट करना है तो मेरा जो फर्स्ट डायमीटर है, मतलब जो फ्रंट एलिमेंट है, वो कितने mm का होना चाहिए? 666। उस 600 mm का अगर मेरा डायमीटर, तो इतना बड़ा हो जाएगा वो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना बनाने के लिए, कंपनी के लिए। इसकी वजह से ये जो बड़े लेंसेज होती है, आपके पास जो लेंसेज होते हैं उसमें जो अपर्चर होता है वो एक रेंज तक होता है, उससे छोटा रेंज आपको नहीं मिलेगा। ये उसका टेक्निकल लिमिटेशन है। इसके लिए कुछ लेंसेज में आपको जो अपर्चर है वो अपर्चर कम मिलेगा, कुछ बस लाईट चालू करत दिसत नाही कोणी। हा मग आता लेक्चर चालू आहे माझं, थोडा वेळ करा, नंतर बोलशी बोलून लेक्चर चालू आहे। हां बोलशी बोलून गेलो, तिकडच्या बंद केल्यात ना, लोक बसतेत नाही इथे। विजय, मी लेक्चरमध्ये प्लीज नंतरून बोला, लेक्चरमध्ये करायचा नाही, त्रास द्यायचा नाही, बोलशी बोलून गेल मी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर लेंस होती है ना, इसमें आप देखोगे तो जो फ्रंट एलिमेंट है वो कितना होगा? 606 mm, करेक्ट? तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो लेंसेस होते हैं, इन लेंसेस में जो फ्रंट एलिमेंट आपको लिमिटेशन है तो वो उसी प्रकार से बनाई जाएंगी। यहाँ तक आपको एक पता चल गया। जब का लिमिटेशन है कि आपके लेंस में 3.5 का नहीं है ऑप्शन, 3.5 आपका ऑप्शन नहीं, उसमें 1.2 नहीं मिलेगा आपको। उसको अगर बनाना है तो उसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और उसकी लेंसेज की प्राइस भी बढ़ जाती है। ये आपको टेक्निकल लिमिटेशन पता चला जो आपके लेंसेज के बीच में होता है अपर्चर मैकेनिज्म का। सो विच इज कॉल्ड एज अ फोकल रेशियो। जो हमारा फोकल रेशियो ये पता चल जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? फोकल रेशियो इज इक्वल टू द डायमीटर, मतलब जो हम डायमीटर की बात करते हैं वही ना? हाँ, ये जो ओपनिंग का डायमीटर होगा ना आपका, दैट इज फोकल, ये वाला। हाँ, तो फॉर 105 mm द अपर्चर ओपनिंग और एट 2.8 विल बी 37.5 mm। तो जो डायमीटर होगा उसका ओपनिंग का वो 37.5 mm के आसपास होना चाहिए, तभी आपका जो एक्चुअल में लाइट आपके लेंस के ऊपर ट्रैवल होगा। तो ये आपका अपर्चर होता है। अपर्चर आपको पहली चीज़ कि आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। देयर इज अ सेकंड चीज़ जो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा, करेक्ट। उसके बाद में थर्ड जो है वो फोकल रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास हर एक लेंस में लिमिटेशन होती है। ऋतु, रूप, आपके कैमरा का जो अपर्चर है वो 3.5 से नीचे आप नहीं ले जा सकते। यू हैव अ लिमिटेशन। इफ यू वांट
50 mm at 1.2 you have to purchase another lens. लेकिन आपको उसको कॉस्टली लेंस होगा बिकॉज उसके अंदर जो अपर्चर मैकेनिज्म इन्होंने बिल्ड किया है उसका प्राइस अलग होता है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल कैलकुलेशंस एंड ऑल. उसका प्राइसिंग ज़्यादा अलग होता है. तो इसके लिए कुछ लेंसेज जो आपके 10,000 में मिलते हैं, कुछ लेंसेज लाख रुपए के मिलते हैं. यहाँ तक आप लोगों को पता चला? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर जस्ट स्मॉल डाउट, ये अपर्चर का जो मैकेनिज्म होता है वो लेंस के किस पार्ट में होता है, लाइक वेयर इज इट? देखिए अपर्चर का जो मैकेनिज्म है ना, ये आपके जो ग्लासेस होते हैं, ग्लास के एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, राइट? करेक्ट. आपको मैंने जो ग्लासेस के एलिमेंट्स बताए थे, तो उसमें ना आपके फ्रंट एलिमेंट अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं. जैसे मैं आपको बोलूँ अपर्चर इनर लेंस, तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द लेंस, क्योंकि हर लेंस के अंदर मतलब वो जो पर्टिकुलर अपर्चर है उसका सेगमेंट दिया होता है. वो कभी कभी 2 लेयर के बीच में होगा, कभी 3 लेयर के बीच में होगा. So it's a part of lens only. हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लेंस. जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप देख पा रहे हो, दिस इज द लेंस which contains a multiple elements of the concave and converse lens. ये फ्रंट एलिमेंट का ग्रुप है. देयर इज सेकंड लेंस का ग्रुप. उसके बाद में ये आपका ना एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर आपका अपर्चर का एक मैकेनिज्म जो इनबिल्ट किया जाता है. उसके बाद आपको ये अलग अलग पार्ट होते हैं जो आने वाले लाइट को कंट्रोल करके आपको छोड़ते हैं. आई थिंक अगर मैं आप लोगों को ग्रुप में मैंने कल वीडियो भेजा था, किसी ने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो, DSLR हाउ इट वर्क्स वो वाला. हाँ, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ योर पर्टिकुलर DSLR कैमरा वर्क्स. आई थिंक यहाँ पर ये किस किसने देखा ये वीडियो? तो मैंने देखा सर, मैंने देखा है. अच्छा, आप लोगों ने देखा, तो आपको आंसर तो पता होना चाहिए, राइट? Sir, I know about it. Okay. So you have told in the class it's between that concave and convex. You had told earlier in the class. Exactly. ये देखिए, ये जो मैकेनिज्म होता है ना आपका लेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है जो आपका अपर्चर होता है. वो सेंटर में मैक्सिमम टाइम दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंसेज के जो एलिमेंट्स है उसमें. लेकिन कई बार वो चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंस का टाइप. जो भी लेंस का टाइप है उसके हिसाब से ये अपर्चर का मैकेनिज्म वो आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं. बट मैक्सिमम लेंसेज में आपको जब वो पता चलेगा कि वो सेंटर में आपको दिया जाएगा, जहाँ पर आपका फर्स्ट ग्रुप ऑफ जो सेट ऑफ ग्लासेस है वो चेंज होने के बाद सेकंड ग्रुप ऑफ जो रहेगा उसमें आपको पता चलेगा. तो मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया था सेकंड वाले जगह पे, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अपर्चर मैकेनिज्म जो वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, राइट? इसमें किसी को कोई डाउट है? So basically we have to remember that focal length upon that aperture size is focal ratio. This focal ratio is the diameter that वो जो aperture के बीच ये lens के इसमें आता है अंदर वो जो round में, right? Exactly. You have to remember that is a focal ratio first of all. Second, you have to remember like which are the stops. ये जो stops होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि like if I am shooting at 2.8, so what will be the effect on my image? So which results to you the amount of brightness and amount of darkness in your image. तो जब हम लोग नंबर कम करेंगे तो मेरा इमेज डार्क हो जाएगा, जब नंबर में ज़्यादा करूँगा तो मेरा इमेज ब्राइट होते जाएगा. दैट इज़ अ फर्स्ट केस, ये आपको ध्यान में रखना है. सेकंड जो आपको ध्यान में रखना है कि डेप्थ ऑफ फील्ड वाला जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उस वक्त कि डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे काम करता है, बिकॉज अगेन हम लोग बैक टू अपर्चर आने वाले हैं. वो एक हो गया. तो यहाँ पर आप अपर्चर के लिए अभी क्या ध्यान में रखोगे कि अपर्चर इज अ मैकेनिज्म व्हिच कंट्रोल्स द लाइट, फर्स्ट थिंग. Second thing, there are different numbers which are given to the opening as per the opening of that particular diameter. सर वहाँ पे डार्क और लाइट वाला क्या कंसेप्ट पता था, आप रिवाइज कर सकते हैं प्लीज? देखिए, अगर आपका अपर्चर का ओपनिंग बड़ा होगा, ओपनिंग अगर बिग है तो आपका इमेज ब्राइटर क्लिक होने वाला है. यहाँ पर आपके इमेज में ज़्यादा लाइट आ रही है. जैसे जैसे आपका ओपनिंग जो कम होते जाएगा वैसे वैसे जो आपका लाइट है वो डार्क होते जाएगा, इमेज डार्क होते जाएगा. दैट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप.
राइट। नंबर और ओपनिंग का सास बहू का उल्टा रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो ब्राइटनेस वाला ये आपका सीधा रिलेशनशिप है। करेक्ट, आपको ये पता चला? करेक्ट। उसके बाद हमने फोकल रेशियो समझा कि फोकल रेशियो जो आपका पर्टिकुलर ना डायमीटर होता है वो किस प्रकार से काम करता है। हाउ इट इज कैलकुलेटेड। Yes, why? Because there will be the question again कि हमारे लेंसेज में वो 1.2 क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि जब आप बड़े लेंसेज टेलीफोटो लेंसेज यूज करोगे तो टेलीफोटो लेंसेज डजंट कैरी द अपर्चर वैल्यू ऑफ 1.2 और 1.8. द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच यू विल गेट दैट इज f4 और f5.6 और f8 समटाइम्स। तो जैसे जैसे आपका फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो आपका अपर्चर है उसका ओपनिंग जो है ना वो आपको कम मिलना चालू हो जाएगा। तो अगर आप मैं 800 mm का फोकल लेंथ लेता हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड उन्होंने 5.6 दिया था। 10 लाख की लेंस अगर है तो वो 5.6 क्यों दे रहे हैं, वो 1.2 क्यों नहीं दे रहे हैं? बिकॉज टेक्निकली इट्स प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू इनबिल्ड दैट बिग मैकेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर डायमीटर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पासिंग ऑफ लाइट। ठीक है, गॉट। तो ये आपको पता चला। सो कल जब हम लोग मिलेंगे आप अपर्चर को रिवाइज करोगे, we will be going over and we will be studying like what exactly the shutter speed means and how it affects on your particular image. That is the second topic which we have to learn. Right? अब तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं? सर ये फोकल रेशियो, जो फोकल रेशियो आपने बोला मुझे लग रहा है मुझे समझ में आ गया, बट मैं रिवाइज करूंगी, कोई डाउट होगा तो कल मैं पूछूंगी इसके लिए। हां सर, थोड़ा पढ़ के विल कम विद आवर डाउट्स। हाँ सर, मुझे थोड़ा मतलब ठीक है समझ में आया, तो अच्छा पता तो ज़्यादा टेक्निकल लगा मुझे। लेंथ वाला डोंट वरी, अभी थोड़ा टेक्निकल लगेगा। कुछ क्या मतलब है इसका, मतलब इससे पहले और आगे पीछे सब आया, पर ये वाली चीज कुछ ऐसे ही है, मतलब समझ मतलब क्या यूज है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए याद रखना पड़ेगा, रेशियो दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या फोटो लेने से पहले। सर हम लोग यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे फोटोज क्लिक करते जाएंगे तो विल गेट द आइडिया। तो ये याद रखिएगा, आपको ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे आपको पता चलेंगी। ट्रस्ट में आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको फटाफट पता चल जाएगा। गैस चालू करना है, कढ़ाई रखनी है, फिर चावल डालने हैं, वो पता है ना, उसको आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम वैसी चीज है। फर्स्ट टाइम जब हमको राउंड चपाती नहीं आ रही थी, लेकिन अभी देखना पड़ता है। वंस वी अंडरस्टैंड द फंडा तो फिर वो अपने आप आपका हो जाए प्रैक्टिस। मैं इतनी आपको होमवर्क कराने वाला, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना मैं श्योर हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप होमवर्क करने वाले हो। तो सर कल का होमवर्क का बताओ ना प्लीज, मैंने फोटोज भेजे। कुछ तो कमेंट करो, अच्छा है कि बुरा है क्या? मैंने कमेंट आपको तभी कर दिया था जब आपने फोटोज भेजे थे। वो गुड वाला नहीं चाहिए मुझे, वो रियल वाला चाहिए कि कितनी गलतियां की है मैंने। श्योर, डेफिनेटली। एज ऑफ नाउ राइट सर नाउ एक डाउट है। हाँ बोलिए सर, अभी जो पिक्चर आप डिस्प्ले कर रहे हो और मेरा पिक्चर, ये अलग कॉन्सेप्ट है ना? ये डेप्थ ऑफ फील्ड है शायद, जो हमने जेरोक्स ले लिए। एग्जैक्टली दिव्या, वो जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज सेकंड फंक्शन ऑफ अपर्चर, व्हाट एग्जैक्टली इट डज। हाँ, ये सेकंड जो प्रिंट आउट पे है, ये सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन, एग्जैक्टली। सो वी विल हैव टू लर्न द सेकंड फंक्शन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर once we cover the aperture and shutter and the ISO, and then we will have to understand like all these three parameters, how you have to balance that all these particular three parameters. सर अभी डेप्थ ऑफ फील्ड कवर होगा ना? बिकॉज़ मेरे को डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं होगा। मेरे को डेप्थ ऑफ फील्ड होगा ठीक है। मैं बोली आपको करना ही आपको। ओके सो गाइस टेक केयर। आप लोगों के जो रिव्यूज है वो मेरे इमेजेस आप मुझे भेज रहे हो, मेरे ध्यान में अभी हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम लोग रिव्यूज नहीं चेक कर पाएंगे, बट डोंट वरी, कभी भी आपका मैं जो होमवर्क है मैं आपको यहाँ पर लेक्चर में बता दूंगा कि इसमें ये दिक्कत है। एक दो लाइन में मेरे को एक जन का तो बताओ शॉर्टकट में कि कैसे था। सर मैं वीडियो भेजूंगी, मेरा कैमरा ठीक करना पड़ेगा। हाँ, आपको वीडियोस भेजने हैं। आपने अभी ऑटो मोड पे जो इमेजेस क्लिक किए हैं, ये वाले जो जिसके इमेजेस है, इमेजेस ठीक ठाक है, एक्सपोजर मैच नहीं हो रहा बिकॉज़ ऑटो मोड पे आपने क्लिक किया है। बट अगेन यू सेड ना ऑटो में रखो, आपने ही बोला कल की ऑटो में क्लिक करो सब। ऑटो में मैंने ही बताया था, इसके लिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो अपने इमेजेस क्लिक किए सही तरीके से क्लिक किया, जो मैंने बताया था वैसा। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड कि वो फोकल लेंथ आप चेंज करते हो तो आपके इमेज के ऊपर क्या डिफरेंस आता है। जैसे आई थिंक किसी ने इमेज मुझे भेजा है जहाँ पर
वो एक ऑब्जेक्ट को उन्होंने यूज किया है, ये वाला। हाँ सर, लाफिंग मैंने ही बुद्धा। किया है बहुत सारे, 3 किया मैंने Exactly. तो जैसे ऑब्जेक्ट्स जैसे का। आपका फोकल लेंथ बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वो जो इमेज है वो जूम होते जा रहा है, यस यस एंगल ऑफ व्यू जो वो कम होते जा रहा है। करेक्ट। दिस वाज द प्रैक्टिस व्हिच आई वाज सपोज टू गिव यू। हाँ फोकस का इशू है, बट अगेन दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि आपका हाँ सर, कंट्रोल है मेरे ये को कैमरा के ऊपर। एक इशू आई कल। आपने बताया था कि जब भी हम ऐसे क्लिक करते हैं, सर कहाँ गए आप? आई कांट मैं सी। इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। एक मिनट, हाँ। तो जब भी आपने बोला ना कि इसको यहाँ जब भी क्लिक करते हैं तो एक पहले हाफ ये करना रहता है, हाफ आप क्लिक प्रेस और करना देन होता है, करेक्ट। सर वो परसों तक हो रहा था, अभी कल से ना कड़क सीधा एक ही क्लिक हो रहा है, पता नहीं क्यों। सेम ऐसा सेम क्यों? मेरे साथ भी यही हो रहा है। वो सेटिंग में कुछ चेंजेस हो गया क्या? होगा, डोंट वरी, बैक टू नॉर्मल आएगा वो, चिंता मत कीजिए आप। सर तो फिर मैं फोकस कैसे इसमें चेक करूं? मतलब व्यू फाइंडर में जब भी मैं देख रही हूँ तो ये ऑटो फोकस फिर कैसे होगा अगर मैं इसको हाफ प्रेस नहीं करूँ तो? रितु, अभी आपका आपके कैमरा के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, बिकॉज यू आर शूटिंग इन ऑटो मोड। हाँ You won't be able to focus. Camera automatically will take focus now, depending upon the which is the subject, which is the far and which is the close to the camera. That is the reason you can easily एक क्लिक में आपका इमेज हो रहा है। आपका ऑटो मोड है, ऑटो मोड पे आप कोई भी कंट्रोल आपका नहीं है। तो मैनुअल पे ये ऐसे 2 बार होगा? मैनुअल पे आप एक बार ट्राई करके देखना, और हम सर लोग आई उसको कवर ट्राइड, करने वाले हैं। वो भी मैंने करके देखा मैनुअल पे, तो ये एक ही सिंगल ही क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। आप फोकस, आपका मिनिमम फोकस डिस्टेंस के अंदर अगर आप मिनिमम फोकस डिस्टेंस के अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो फोकस क्लिक नहीं होगा। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज MFD, मिनिमम फोकस डिस्टेंस लेंस का। तो उस रेंज में अगर आपका कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो फोकस नहीं हो पाएगा। आई हैव टू फाइंड इट आउट। मैं आपको अभी जब हम लोग नेक्स्ट टाइम ये शटर और आईएसओ क्लिक करेंगे ना, तो डेप्थ ऑफ फील्ड जब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको MFD का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि MFD कैसे कैलकुलेट करना है हर लेंस के लिए। और आप जब वो हाफ प्रेस बोल रहे हो ना, हाफ प्रेस फुल प्रेस नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको दिक्कत क्यों आ रही है? अगर आपका लेंस फोकस नहीं कर पाएगा तो आपको वो क्लिक नहीं होगा। एग्जैक्टली हाँ। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज MFD, उसको हमको समझना है। तो जब हम लोग समझ लेंगे तो फिर इजी पड़ेगा समझने, अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्यों नहीं हुआ है। सर ये स्टडी मटेरियल में है MFD? नहीं, वो स्टडी मटेरियल में नहीं है। उसके लिए अलग से बिल भेजना पड़ेगा, अलग से बिल इनवॉइस आएगा आपको। चलेगा, ठीक है, चलो आई फाइंड आउट। थैंक यू। आई विल शेयर विथ यू ऑल द स्टडी मटेरियल। जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक सारे स्टडी मटेरियल मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहूंगा। डोंट वरी, कोई भी आपका डाउट जो है वो अनसॉल्व नहीं जाने वाला है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे उस वक्त समझानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो दिमाग के ऊपर से चली जाएंगी। तो एक एक टाइप पे हम लोग जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो गाइस आज आप लोगों को मैंने जो भी पढ़ा है उसके बारे में कोई डाउट है किसी को? जो भी पढ़ा आज उसके बारे में सर समझ में आया, पर याद करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। याद करने के लिए समझ आया, हमको रिवाइज करना है। हाँ या दैट्स व्हाट करेक्ट।